यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया है, उनके साथ मारपीट की गई। जो एफआईआर की कॉपी दी गई है उसमें लिखा है कि उनके पेट में इंजरी है, छाती पर लातों से वार किया गया। ये पूरा घटनाक्रम जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। आम आदमी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि ये सब कुछ असल में अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने के लिए किया गया था, विभव कुमार टारगेट नहीं थे। चुनाव बड़ा एक अभी खुला हुआ है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक राजनीतिक दल, किसी एक गठबंधन के पक्ष में बिल्कुल एक तरफा नहीं गया है। क्या है कि नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर आज भी है ऑन द ग्राउंड, मगर क्या है कि आपके पास सुखोई बढ़िया हवाई जहाज हो मगर उसका रनवे ना हो उतना अच्छा है, फ्यूल ना हो, या एक देयर इज समथिंग दिस टाइम that there is a complete lack of theme to propel नरेंद्र मोदी। 75 का जो नियम है भारतीय जनता पार्टी में, ये उनके पार्टी के संविधान में नहीं है। जो लोगों में एक चीज दिखा कि उनको अनाज मिल रहा है और वो नरेंद्र मोदी के लिए एक प्लस है ग्राउंड पे। उन्हें छूट कहा कि जब तुमने देवी मां जैसी इंदिरा गांधी को हरा दिया तो मेरी क्या कदर करोगे, मेरे पास दिल्ली बिल्कुल मत आना, काम लेके कुछ भी मत आना, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। जब तुमने इंदिरा गांधी को साथ नहीं दिया तो मेरा क्या दोगे। कैसरगंज में चाहे ब्रजभूषण लड़ रहे हो चाहे उनका बेटा लड़ रहे हो, गंगाधरी शक्तिमान है वाली स्थिति है। नीतीश कुमार कांपती आंखों से वो कमल का जो सिंबल है वो पकड़ते हैं, वो कांप रहा है। जो आदमी ये कहा करता था कि मिट्टी में मिल जाएंगे नहीं जाएंगे, ये पॉलिटिकल बेचारगी की तस्वीर थी। दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है। नेता और जनता दोनों शायद यही गा रही है कि खुदा के वास्ते जाहिद उठा न पर्दा, कहीं ऐसा न हो या भी वही काफिर सनम निकले। राजनीति में कोई भी कहन या कथन स्थायी नहीं होता। कहे हुए वाक्यों में फेर बदल एक उर्वर संभावना है, खासतौर से यदि चुनाव का समय हो तो। तराजू में वजन रखने के बाद भी कई बार छोटी कंकड़ी डालने की जगह बन ही जाती है। चुनाव वो तराजू है जहां दोनों तरफ बराबर वजन रखना जरूरी नहीं होता। यहाँ 5 किलो के बाट का जवाब 10 किलो के अनाज से दिया जा सकता है, या कम से कम ऐसा कहा तो जा ही सकता है। यहाँ कोलकाता में छूटे हुए हाथ दिल्ली में साथ आ सकते हैं। यहाँ कांपते हाथों से दूसरी पार्टी का चुनाव निशान लहराया जा सकता है। यहाँ सार्वजनिक जीवन में रहने और ना रहने की शर्तों पर विचार किया जा सकता है। राजनीति में कथन सही या गलत उतने नहीं होते जितने उपयोगी और अनुपयोगी होते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का राजनीतिक घटनाक्रमों का साप्ताहिक कार्यक्रम नेता नगरी। तो नेता नगरी के पहले सत्र में इस हफ्ते की राजनीतिक हलचलों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, राहुल श्रीवास्तव हैं, न्यूज़ डायरेक्टर जिस न्यूज़ के, बहुत समय के बाद नेता नगरी पर आए हैं। हिमांशु मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप के, उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया इस चुनाव में। रशीद किदवई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और ऑथर, और निधि शर्मा हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के साथ आप पत्रकार हैं, भ्रमण भी करती हैं और चुनाव में जो वो जज्ब करती हैं ज़मीन से उसके बारे में लिखती भी हैं। लेकिन राहुल जी, शुरुआत इस बार मैं आपसे करना चाहता हूँ। 3 बयान। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा कि 380 सीटों पर चुनाव हो गया है, 270 हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, और 400 पार की लड़ाई ही अब शेष है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका आकलन है कि बीजेपी 195 सीट जीतने जा रही है और 350 के ऊपर इंडिया गठबंधन जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 चरणों के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है और 4 जून के बाद हम सरकार बनाएंगे। इतनी इंटरसेक्शनैलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटीज़ में। जब कोई रिपोर्टर कवर करने जाता है और ये पता लगाने जाता है कि मिजाज किस तरफ है, हवा किस तरफ है, तो वो बहुत आसान नहीं होता। मुझे याद है राजस्थान विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लल्लन टॉप अड्डा के पस मंज़र में मैं और आप बैठ कर के बात कर रहे थे, अनौपचारिक बातचीत। तो आपने एक बात कही थी कि कई बार लार्जर पिक्चर ही बहुत कुछ कहती है। कई बार हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के एनालिसिस करने लगते हैं, बट लार्जर पिक्चर ही सबसे सटीक पिक्चर होती है। आप पिछले कुछ दिनों में कहाँ कहाँ घूम के आए हैं और वहाँ की लार्जर पिक्चर आपके हिसाब से क्या है? एक तो देखिए क्या है कि मेरा पहला लोकसभा चुनाव था वो 9वां लोकसभा चुनाव था 1989 में। तो मैं भी जिंदगी के उस मुकाम पे आ गया कि मेरे लिए अब ये 10वां लोकसभा चुनाव है। और मैं एक बात जो बड़ी क्लियरली कहूंगा कि चुनावों के समय पे जिस तरह का ये
अवेलेबिलिटी है। देखिए मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने हैं और उतने बयानात, आज से मैं 1989 को कवर की बात करूं तो पूरे दिन में एक रैली की खबर होती थी हम लोगों के पास। मुझे याद है कि 1989 के चुनाव में एक ऐतिहासिक रैली थी मुझे अपने राजीव गांधी जी की, और मैं स्टेज के पीछे के तिवारी नाम के एक नेता थे, उनके साथ खड़ा था, जो कि शेक्सपियरियन नॉवेल से डायलॉग मारने के लिए बहुत मशहूर थे। तो वो जब वीपी सिंह को गाली देते थे तो वो उसको ये नहीं कहते थे वो गद्दार है, फला है, अला है, वो ये तो कहते ही इज ब्रूटस, ही इज लूसीफर। वो इस तरह के उनके बारे में बातें किया करते थे। और वो बक्सर की रैली ऐतिहासिक इसलिए थी कि वहां पे राजीव गांधी ने एक डायलॉग मारा था कि नानी याद दिला देंगे, और उसके बाद से ही 1989 का चुनाव किस डायरेक्शन में गया। क्या है कि आज की तारीख में क्या हो गया है कि नॉइज बहुत ज्यादा है, भाषण बहुत ज्यादा है, बयान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, और ये सुनना बंद कर दीजिए। यानी अमित शाह के बयान को जब आप कह रहे हैं, या ममता बनर्जी को, नाउ एनीबडी शुड टेल मी व्हाट एल्स डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम ए पार्टी व्हिच इज ट्राइंग टू रीगेन पावर फॉर द थर्ड टाइम। बंगाल में आपने चुनाव में देखा था कि वो 200 पार जा रहे थे ना, मगर वो बीजेपी को भी पता था कि वो 200 पार नहीं जाएंगे, वो 70 तक लाने के लिए 200 पार बोल रहे हैं। सिमिलरली आज अगर वो कह रहे हैं कि 380 में से 70 तो 270 हो ही गई, अब लड़ाई सिर्फ इतने की बची है, तो यानी कि आने वाली 163 में से 130 आने वाली है साहब। नहीं 130 नहीं, 131। ये पॉसिबिलिटी आपको भी पता है कि नामुमकिन है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 140 आ रही हैं, अखिलेश ने कहा है, अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने कहा है शायद 150 पार नहीं हो रही, अखिलेश यादव ने 140 बोली हैं, ममता बनर्जी ने भी 200 समथिंग बोली है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। बट इफ यू लीव द नंबर्स बीइंग साइटेड या भाषण जो हो रहे हैं, वो एक अलग पिक्चर है। पिक्चर जो है, अगर आप इस चुनाव को देखते हैं तो ये चुनाव अपने आप में बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, ब्रेड एंड बटर इलेक्शन पे आ गया है। जो हम जिन हाइप्स के इलेक्शन जो हम लोगों ने देखे 2014 और 19 में, या जो पॉलिटिशियंस ने एक्सपीरियंस किए चुनाव जीतने या हारने में, वो खेल बदल गया इस बार। वोटर आज भी वही है, वोटर आज भी यही कह रहा है कि मेरी बेसिक नीड्स ये हैं, लेकिन पिछली बार और उसकी पिछली बार खेल अलग हुआ था। इस पूरे इलेक्शन की जो मैं एक ओवरऑल पिक्चर में देख के आया हूं, मैं एक्चुअली अनलाइक जब मैं टीवी में हुआ करता था तो वी हैड द लग्जरी ऑफ हैविंग ए लार्ज सेटअप एंड ट्रैवलिंग टू डाइवर्स वाइड स्टेट्स, बट इस बार मैं ज्यादा सड़क से घूम रहा हूं। तो दिल्ली से लेकर के मैं मुनाबाव छोर तक, और मुनाबाव छोर से ट्रैवल करते हुए आपके मध्य प्रदेश के साउथ मध्य प्रदेश से होते हुए भोपाल होते हुए ट्रैवलिंग टू मध्य प्रदेश, एंड उसके बाद यूपी में आया हूं। जो इन स्टेट्स का मेरे को फ्लेवर जो ज्यादा दिख रहा है कि ये स्टेट्स वो थी जिन्होंने अपनी झोली से बहुत बड़ा मात्रा में सीटें बीजेपी को दी थी, और उसका कारण दोनों इलेक्शन में पहला कारण था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग थीम का होना। आई थिंक दिस इलेक्शन लैक्स कंप्लीटली अ थीम। इसमें थीम नहीं रह गई है, और जो पॉलिटिकल थीम होती है वही नेता को उठाती। वो थीम, उसी थीम में ही दम होता है कि वो नेता को उठा दे। दैट द एब्सेंस ऑफ ए थीम is not empowering Narendra Modi as the presence of a theme last time around. क्या है कि नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर आज भी है ऑन द ग्राउंड, मगर क्या है कि आपके पास सुखोई बढ़िया हवाई जहाज हो, मगर उसका रनवे ना हो उतना अच्छा, फ्यूल ना हो, या एक there is something this time that there is a complete lack of theme to propel Narendra Modi in the same manner as it did in 2014 and in 2019. इसके अलावा एक और चीज जो मैं कहूंगा, जो कि बड़ी I don't know whether people will agree with me or not, इस देश में लोग चुनाव में उनको मजा आता तब है
जब वो किसी को पीट रहे होते हैं। देखिए, हम सब इस देश का बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास या पुअर है, गरीब है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक वाइकेरियस मजा आता है किसी को पीटने में, अपने वोट के जरिए ही पीटना हो। और उसमें इंटरेस्टिंग जो चीज होती है कि इंडियंस लव एन अंडरडॉग, एंड दैट लव फॉर एन अंडरडॉग जो है वो केजरीवाल के में आपको दिखा होगा, ममता बनर्जी अगेंस्ट सीपीएम माइट दिखा होगा। वी हैव सीन कि इंडिया ने वोटर्स ना अंडरडॉग को लव करते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए हुआ, द मैन हु वेंट, पार्लियामेंट के पहले दिन गए तो साष्टांग लेट गए चरण वहां पे पार्लियामेंट के पहले कदम पे। तो जनता ने उस टाइम पे कांग्रेस को और उसके सहयोगियों को, दोज हु कुड हैव हेल्प्ड द कांग्रेस टू कम टू पावर, उनको पीट के निकाला 2014 में। 2019 में दे हैड समथिंग न्यू टू बीट अबाउट। बालाकोट एक नए, वो पुराने एक तंत्र को पीट रहे थे कि भाई ये जो है ना, पिछले वाले जो थे पिटते रहते थे, देखिए अब लाए हम ऐसा आदमी जो पीटेगा, घर में घुस के मारेगा। तब से लेकर के अब तक में एक प्रॉब्लम आ गई साहब। एक तो आप 400 पार का स्लोगन ले आए। 400 पार की जो क्राई होती है ना कुलदीप, वो अंडरडॉग की क्राई नहीं होती। एक दूसरा, पूरे देश में आपने, आप कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी मुहिम है, चाहे जो भी हो जाए, जितना भी हो जाए, करप्शन भ्रष्टाचार में विपक्ष जितना भी लिप्त हो, मगर कहीं आप एक सेंस मैंने जो महसूस करी कि वो जो ये तमाम नेताओं के अरेस्ट और विपक्ष की टारगेटिंग ये जो हुई है, उसके अंदर द बीजेपी एंड इट्स लीडर, वो जो उनका अंडरडॉग फैक्टर था, वो इसको काफी कुछ उतर चुका है, और वो बीजेपी के लिए एक प्रॉब्लम इशू है। और उसका एक रिवर्स साइड भी है कि बीजेपी नीडेड सम काइंड ऑफ एक तरह का कोजेंट ऑपोजिशन, और कोजेंट ऑपोजिशन नैरेटिव बीजेपी को चाहिए था पीटने के लिए, वो नहीं बन पाया। तो जो विपक्ष की कमजोरी हम कह रहे हैं ज्यादातर कि विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष ऐसा है, उनमें कोई एकता नहीं है, मगर मैं कहूंगा कि वो कहीं ना कहीं मुझे एक प्लस दिखा, क्योंकि बीजेपी ढूंढ रही है कि किस बात पर मारे उनको हम, एक गैप फिल किया है। जो मैं कहूंगा कि जो एक वैक्यूम है वो बेनिफिट कर रहा है विपक्ष को। उसमें उसके बाद जो दूसरी इन सब का असर हुआ है कि इशू, विपक्ष टूटा होने के कारण और नैरेटिव और थीम का ना होना, कि मोस्ट स्टेट्स जो है ज्यादातर आप देखिए वो लोकल इश्यूज पे ज्यादा आ गई हैं। द रिटर्न टू लोकल डोमेस्टिक इश्यूज इन एवरी स्टेट, वो एक बड़ा इशू बना है इस बार के आने इन चुनावों में। और लास्ट पॉइंट जो मैं कहूंगा कि क्या है कि इफ यू सी हिंदुत्व का जो अफीम होती है, ये हिंदुत्व की अफीम का नशा बहुत लंबा नहीं चलता। 1989 में चाटनी शुरू कर दी थी और 96-7 आते आते उतर गया था। उसके बाद जो सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, दैट वाज लार्जली बिकॉज कि वो दो सरकारें जो आई वो इतनी नकारा थी, इतनी बिखरी हुई थी, और कांग्रेस ने जिस तरह का उनको ट्रीट किया, तो उसका एक इम्पैक्ट जो अगर मैं कहूंगा कि इस इलेक्शन के अंदर, कि आई वुड से दैट दिस इलेक्शन इज मेंडरिंग टुवर्ड्स कि ये एक बहुत ही लोकलाइज्ड इशू पे हिंदुत्व का जो नशा है वो कम हुआ है, और जब भी हिंदुत्व का नशा कम होता है तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो अपने अपने कास्ट ग्रुप्स में एंट्रेंच होने लगती है। ये कास्ट एंट्रेंचमेंट बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि तब समीकरण बिठाने होते हैं, जबकि अफीम जो हिंदुत्व का नशा है वो इन सबको ट्रांसेंड करके सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है। जी, ये इसी में निधि जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी कुछ प्रदेशों में घूम के आई हैं, और ये विश्लेषण हम नेता नगरी में ही 2-3 बार लगभग इसी के आसपास का विश्लेषण सुन चुके हैं। पर इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जैसा प्रचंड आवेग के साथ वाला 2019 या 2014 में जन समर्थन दिखता था चुनाव से पहले भी, 2024 में शायद वो थोड़ा कम है, मिसिंग है, लैकिंग है, अलग अलग शब्द हैं उसके लिए। पर क्या वो इतना कम है कि सत्ता में एनडीए को पहुंचाने की चांसेस को डेंट कर सकता है, कोई सिग्निफिकेंट डेंट उसके सत्ता में पहुंचने के चांसेस पे कर सकता है, या वो सिर्फ इतना ही है कि प्रचंड बहुमत नहीं मिलेगा पर सरकार तो बनाएंगे? 2019 में पूरा बालाकोट का एक वेव था, लेकिन वो जब हम कवर कर रहे थे
तो किसी ने भी इतनी कैटेगोरिकली ये बोला था कि इतना प्रचंड बहुमत है। तो इसमें यहाँ पे जो एक थर्ड टर्म की बात आती है, वो यहाँ पे बड़ी गौरतलब ये बात होती है कि एक थर्ड टर्म विन करना, चाहे कितना भी पॉपुलर लीडर क्यों ना हो, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। देखिए 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है ना, वो वहां पे लोगों को समझ में आ जाता है ये सरकार कहाँ डिलीवर कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती है। वो छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो खलने लगती हैं। जैसे मैंने जब ट्रैवल किया डिफरेंट स्टेट्स में, तो सब कोई भी इतनी ओपनली कभी भी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन क्या आ गया है, वो ये आ गया है कि प्रधानमंत्री एक तरफ है, उनकी वेलफेयर स्कीम्स एक तरफ है, लेकिन हमें डे टू डे लाइफ में हमें डील करना है हमारा सांसद कैसा है, हमारा पार्षद कैसा है, हमारा एमएलए कैसा है। तो वो जो नैरेटिव है ना, वो बहुत ही स्ट्रेट हो गया है अभी, कि प्रधानमंत्री एक है, एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो वो डिस्टिंक्शन होती है बीजेपी के एमपी की और आप देखिए प्रधानमंत्री की, तो वो वोटर समझ गया है कि मुझे डे टू डे जो है, वो जो मेरे लिए मैटर करता है वो मेरा सांसद है। जैसे मैं आपको बताऊंगी, झारखंड में हजारीबाग में बीजेपी ने अपने 2 टर्म एमपी जो है जयंत सिन्हा, उनको ड्रॉप किया है। और पहली बार ऐसा हो रहा है 1998 के बाद से पहली बार यशवंत सिन्हा परिवार से कोई भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी ने फील्ड नहीं किया है। पहली बार ऐसा हुआ है, मैं इतने टाइम से चुनाव कवर कर रही हूँ, जब मैं वहां गई, जब मैंने ट्रैवल किया वहां पे, पहली बार मैंने ये देखा, जब मैंने लोगों से ये पूछा, जब आप ओपन करते हैं अपनी बातचीत तो आप पूछते हैं उनको टू ड्रॉ देम आउट, यू ट्राई एंड टॉक टू देम, एंड आई सेड यहाँ पे सांसद कौन है। लोगों को कोई रिकलेक्शन नहीं थी, और ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, ये अक्रॉस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है। वहां पे पहली बार मैंने देखा लोगों ने अपने मोबाइल निकाले, वहां पे हजारीबाग एमपी डाला, यशवंत सिन्हा का उनको पूरी तरीके से रिकलेक्शन था, चाहे वो यंग वोटर था, चाहे वो मिडिल एजेड था, औरतें थी, जो भी थी, लेकिन उनको ये रिकलेक्शन था। लेकिन उनको जयंत सिन्हा का कोई रिकलेक्शन नहीं था। पहली बार मैंने ये चुनाव में देखा कि उन लोगों ने मोबाइल निकाला और वहां पे गूगल करके ये देखा कि हजारीबाग एमपी, एंड वेरी अवेयर वोटर्स, ये नहीं हम बोल सकते हैं। तो और दूसरी तरफ अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहा, अगर काम करवाया होता तो हमें नाम नहीं याद रहता। तो यहाँ पे अब जब उनसे पूछा गया आप किसको वोट देंगे, तो ऑब्वियसली आनाकानी की, थोड़े टाइम तक बात करते करते पता चला कि वो आजसू को भी कंसिडर कर सकते हैं वहां पे, और मतलब इंडिपेंडेंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, पर जाति समीकरण के हिसाब से लोग कांग्रेस का भी नाम ले रहे थे। और ये ऐसी सीट थी जिसके अंदर जयंत सिन्हा 4.79 लाख से 2019 में जीते थे सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे ये होता है कुलदीप कि लोग कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन करने लग गए हैं कि तुम्हारा एमपी कौन है और मोदी जी की वेलफेयर स्कीम्स कौन सी है। तो ये इस चुनाव में एक नया फैक्टर है जो बीजेपी को एड्रेस करना पड़ेगा, रही कि किस तरफ चुनाव जा रहा है। 400 पार, जैसे राहुल जी ने भी बोला, 400 पार ना एक जैसे कहते हैं वॉर क्राई होती है कि अगर 400 पार का नारा दिया है तो वो अपने काडर के लिए दिया है, वो लोगों को एंथ्यूज करने के लिए दिया है। ये एक पोस्चरिंग होती है, जब आप देखते हो कि कितना डिफिकल्ट है या नहीं डिफिकल्ट है, आप आंकलन करते हो। फिर एक तरफ की पोस्चरिंग, आप 100 दिन का एजेंडा बना रहे हैं, आप फिर बोलते हैं अपने टीवी इंटरव्यू में कि 125 दिन चाहिए मुझे जब से मैं ओथ लूंगा। तो ये सब पोस्चरिंग होती है, ये दिखाया जाता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। और ये सारी पोस्चरिंग, जिसे कहते हैं ना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, पुराने जमाने में जब भी लड़ाइयां होती थी आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी तो करते थे। तो उसी हिसाब से ये होता है कि जब आप पोस्टर करते हो कि जब 400 बोल रहे हैं तो 300 तो आ ही जाएंगे हमारे, तो ये होती है पोस्चरिंग। ये जो नारे होते हैं डज नॉट मीन दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। हिमांशु जी, पहले तो बधाई कि आपने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया।
प्रधानमंत्री ने इस बीच मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हैं अलग अलग चैनलों को। मुझे 2019 और 2014 में उन्होंने जो इंटरव्यू दिए थे उनकी संख्या से अभी तक बीच चुनाव के हिसाब से गिनेंगे तो शायद मीडिया प्रेजेंस इंटरव्यू देने के मामले में थोड़े से उदार हुए हैं। कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें पहली बार भी इंटरव्यू दिए हैं। मैं इसके पीछे की भी एक रणनीतिक सोच समझ पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि जैसे पहले चरण में प्रधानमंत्री का एक बयान है बांसवाड़ा का, वो विवादित बयान जिस पर चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भी भेजा। उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र लेंगे और उनको दे देंगे। बाद में अलग अलग इंटरव्यूज़ में सफाई भी दी प्रधानमंत्री ने उस पर। रिसेंटली इन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो गज़ा में जब रमज़ान का समय था तो बमबारी रुके इसके लिए स्पेशल एनवॉय को भेजा कि वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करें वहाँ की गवर्नमेंट को। इन इंटरव्यूज़ में क्या आप किसी तरह की वैचारिकी के शिफ्ट होने का आभास देख रहे हैं और क्या उसके पीछे की कोई रणनीति देख रहे हैं आप अलग अलग चरणों के हिसाब से? जो बात अभी राहुल जी कह रहे थे, निधि कह रही थी कि 400 पार। अब कोई भी नेता चुनाव से पहले ये कैसे कह देगा कि हम चुनाव हार रहे हैं? 2010 में हम लोग लालू यादव से बात कर रहे थे और उनसे पूछा विधानसभा चुनाव में आपको कितनी सीटें आई? उन्होंने कहा कि हम तो 140 सीटें ला रहे हैं। तो जब नतीजे आए तो 24 सीटें जीती। तो उनसे पूछा भाई आप तो इतनी कह रहे थे, इतने, तो बोले चुनाव के बीच में कह दें कि हम चुनाव हार गए। हाँ, यूं तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 79 सीटें, मैं ये चुनाव हार गया। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 79 सीटें हम जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम जो है पूरी 400 में से 403 में से 400 सीटें जीत रहे हैं। जो बात निधि जी ने कही या राहुल जी ने कहा कि 70 सीटों का, मेरी कई बार बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से बात होती थी तो उन्होंने कहा कि 5वें चरण में हम तो 200 पार कर गए अब, और मेजोरिटी नंबर पार कर गए, अब 200 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही एक तरीका है अपने कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है उसको बनाए रखना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मैंने किसी बड़े नेता से बात की कितनी सीटें आ रही हैं तो उन्होंने कहा कि 40 से 48 के बीच में जीतेंगे और सीट आई 8। तो ये कैसे कोई कहेगा कि भाई हमारी पार्टी के खिलाफ माहौल है? ये कोई भी नहीं कहेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, कोई भी राजनीतिक दल का आदमी ये नहीं कह सकता बीच चुनाव में हमारे को इतनी कम सीटें आ रही। हर आदमी यही कहेगा हम चुनाव जीत रहे हैं भाई, क्योंकि कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाएगा। एक उदाहरण देता हूं मैंने एक बार पहले भी ललन टॉप पे दिया था। 2009 में मनोज तिवारी गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, वो उनके साथ उस ट्रक पे सवार थे जो रथ बनाया गया था। उस पे उन्होंने पूछा कि माहौल कैसा है तो उन्होंने कहा साहब माहौल बहुत अच्छा है, हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मेरा वोट तो योगी जी को पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्यों? 5 साल में सर एक बार मठ की तरफ जाना पड़ता है और गोरखपुर की परंपरा अपने मठ के प्रति जो है बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध रहती है। तो मनोज तिवारी ने उसी जगह पे रोड शो खत्म कर दिया और उनको यह आभास हो गया कि अब चुनाव हार गए। जब मेरा जिला अध्यक्ष मुझे वोट नहीं देगा तो कैसे चुनाव जीतेंगे? तो 1.5 लाख वोटों से, लगभग 1,65,000 वोटों के करीब से जो है मनोज तिवारी 2009 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। अब आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यूज दे रहे हैं, ये एक माध्यम है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का, सोशल मीडिया के माध्यमों का प्रयोग करना भरपूर जानते हैं। आप 2014 में देखिए कि सोशल मीडिया का किस तरीके से उन्होंने उपयोग किया था पूरे चुनाव में। एक के बाद एक चीजें लेके आते थे, नई चीजें, नए तरीकों से। व्हाट्सएप पे मैसेजिंग सिस्टम हो, फेसबुक का उपयोग हो, ट्विटर को किस तरीके से, यहां तक कि सेल्फी को भी उन्होंने एक तरीके की नई पहचान दे दी थी। फोटो, हम लोग फोटो खींचते थे तो क्या सेल्फी ले लीजिए। हम लोग मतलब आम जनता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा किसी के साथ सेल्फी या फोटो की, मेरा शौक नहीं है सेल्फी या फोटो लेने का। लेकिन एक है कि लोग सेल्फी को बहुत बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस चीज का कैसे उपयोग करना है, कब कौन सा इंटरव्यू देना है और कितना इसका व्यूअर है। ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं और उसके बाद इंटरव्यूज तय होते हैं। और आप देखिए लगातार वो इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, अपनी सभाएं भी कर रहे हैं और जानते हैं कि अगर कोई इंटरव्यू दिया है तो वो चैनल पे चलेगा, पूरा टाइम चलेगा, तो उसका फायदा उन्हें मिल सकता है। ठीक है, रशीद किदवई जी के पास चलते हैं। रशीद जी, एक बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आया लखनऊ में,
अखिलेश यादव के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस बयान ने विद इन कांग्रेस पार्टी, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि विद इन कांग्रेस पार्टी भी कुछ लोगों को सरप्राइज कर दिया एकदम से, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने वादा किया कि अगर कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार वापस चुन करके आती है 2024 में, तो वो जो 5 किलो राशन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देती है, इनकी सरकार आएगी तो ये 10 किलो का राशन देंगे। इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कांग्रेस के इसका वादा था नहीं। क्या ये बीच चुनाव में एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना जो है, गरीब कल्याण अन्न योजना, वो एक इलेक्टोरल चैलेंज में बदल गई है कांग्रेस के लिए, और उसका एक इलेक्टोरल असर है ज़मीन पर, और इसको एक्नॉलेजमेंट के तौर पर देखा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ इसका असर है, और हम आएंगे तो हम भी 10 किलो देंगे। देखिए कुलदीप, जब कोई राजनीतिक दल, यहाँ पर कोई एक राजनीतिक दल नहीं है, जैसे भाजपा है और नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो पूरा का पूरा वो एनडीए उसके लिए एक तरीके से बाध्य होगा। यहाँ के ऊपर जो इंडिया अलायंस में कहानी थोड़ी सी अलग है, बहुत से क्षेत्रीय दल है, थोड़ा बिखरा हुआ है, कोई एक मैनिफेस्टो भी, ज्वाइंट मैनिफेस्टो भी नहीं आया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे की खुद कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन वो राजनीतिक धरोहर जो है कांग्रेस पार्टी की, वो राहुल गांधी के साथ है। तो अगर राहुल गांधी ये बयान देते तो उसको दूसरे तरीके से लिया जाता, लेकिन ये चुनावी तड़का है। जिस तरह से राहुल कह रहे थे कि जो दावे किए जाते हैं वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है, और जब उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जहाँ चुनाव बचे हैं, पंजाब, हरियाणा, वहां के ऊपर, तो वो एक उन्होंने एक जुमलेबाजी की है, एक शोषा छोड़ा है, एक बात कही है, उसको कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। उसका व्यवहारिक रूप क्या होगा? अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें जो 1 लाख रुपए महिलाओं को देने के लिए, और उसमें बहुत से अर्थशास्त्रियों वगैरह का एक ऐसा अनुमान, आकलन है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन को उससे सरोकार नहीं है। वो तमाम लोग पहले सत्ता में रह चुके हैं, कई बार गठबंधन की सरकार बनी है, उन्हें सरकार चलानी आती है, काम करना आता है। बहुत से उनके पास भी, जो अगर आप इंडिया अलायंस की बेंच स्ट्रेंथ देखें कांग्रेस की भी, तो काफी मजबूत है। दरअसल सारा कंफ्यूजन जो इस चुनाव का है, मुझे लगता है कि चुनाव बड़ा एक अभी खुला हुआ है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक राजनीतिक दल, किसी एक गठबंधन के पक्ष में बिल्कुल एक तरफा नहीं गया है। और उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो जो है वोट शेयर है। क्योंकि जो हम 14 और 19 की बात करते हैं तो वहां के ऊपर अलग अलग चुनाव लड़े थे विपक्ष, तो उसमें कांग्रेस का जो 19% था वोट परसेंटेज था। तो अगर आप कहीं जाए तो आपको 5 में से 1 व्यक्ति मिलता था जो कांग्रेस का समर्थक होता था। इस समय अगर हम सी वोटर के आंकड़ों में देखें तो दोनों जो गठबंधन है, मतलब इंडिया अलायंस और एनडीए, उनका करीब 45% वोट परसेंटेज है। अब ये बात देश पे, हमारा इतना बड़ा देश है, उसमें विविधताएं बहुत है, तो कहीं हो सकता है कि जो हम कहते हैं 45% है, तो उसका ये मतलब नहीं कि हर जगह 45% है। कहीं के ऊपर तमिलनाडु में आप जाइएगा तो भाजपा का 13% भी नहीं मिलेगा, और अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कांग्रेस के 15-16% के लाले पड़े हुए हैं। तो इस तरह की विसंगतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब हम जब आकलन करने जाते हैं तो आकलन करने में हमें समस्या ये आती है कि हमें अब 2024 में हर दूसरा आदमी जो मिल रहा है वो एक अलग बात कह रहा है। और तीसरी बात जो एक बड़ी हमें ध्यान देनी चाहिए कुलदीप, वो है सोशल मीडिया की। जो 2014 का चुनाव हुआ, मैं हूँ, राहुल है, हिमांशु है, निधि है, हम सब लोग एक ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट या टेलीविजन के माध्यम से जुड़े रहे हैं, तो हमारा सोच और आकलन दूसरा होता है। 14 में भाजपा ने बहुत अच्छी रणनीति अपना करके सोशल मीडिया का बड़ा सदुपयोग किया, अपना फायदा किया। राहुल गांधी कहते रहे कि तो ट्विटर अर्बन फैड है, तमाम चीजें नहीं। और उसके बाद 19 में भी तमाम एक पूरा उनका इकोसिस्टम बन गया था। अब जो 24 और आज की बात नहीं, पिछले 1-2 साल में अब देख रहे हैं कि अब वही सोशल मीडिया एक जो बिखरा हुआ है, लेकिन वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपको जान के कुलदीप आश्चर्य होगा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो मतलब मैं तो पढ़ता हूं, मैं और राहुल और निधि पे मैं कहूंगा हिमांशु हम पढ़ते हैं, लेकिन अधिकांश पत्रकार भी हो सकता नहीं पढ़ते हैं। 88 लाख मतलब उस पर डाउनलोड हुआ है, 88 लाख। और ये 2 दिन पहले की बात है, हो सकता है 1 करोड़ पार कर गया हो। अब कांग्रेस मैनिफेस्टो को अगर 88 लाख लोगों ने, हम उस पर वेस्टेड इंटरेस्ट भी मान लें 10-20 लाख, तो ये बहुत बड़ी फिगर है। तो ये तमाम चीजें दर्शाती है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो टेलीविजन की चैनल की व्यूअरशिप जो होती है, मतलब मैं जो देखता हूँ 25,000 है, और कोई एक जो पॉडकास्ट कर रहा है उसकी जो है 1.5 लाख है, 2.5 लाख है। तो ये जो मामला है इसको चुनाव का बहुत दिलचस्प बना दिया। एडवांटेज जरूर एनडीए की नजर आती है। एडवांटेज ये कि मतलब वो लोगों को होता है ना कि कर लेंगे, संभाल लेंगे, मतलब मोदी जी हैं तो 240 भी आएंगे, 220 भी आएंगे, तो एनडीए प्लस करके वो सरकार बन जाएगी। लेकिन क्या भाजपा 272 अपने बूते पे लाएगा? ये एक प्रश्न चिन्ह है जिसका हमें जवाब ढूंढना पड़ेगा। क्या महाराष्ट्र की क्या स्थिति, क्या महाराष्ट्र जो है
एनडीए के लिए एक वाटरलू साबित होगा, आने वाला समय बताएगा। जी, वैसे ये इस बात को भी रेखांकित करना जरूरी है कि अतीत के कई ऐसे उदाहरण हैं जब व्यूज या देखा बहुत जा रहा है सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर विपक्ष के नेताओं के भाषणों को, उनकी स्पीचेस को, लेकिन वो जब वोट डालने की बात होती है तो ज़रूरी नहीं कि रिफ्लेक्ट हो। कई उदाहरण हैं अतीत के ऐसे। लेकिन राहुल जी, मैं पहले राशन योजना पर जो केंद्र सरकार की है उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि हमारे भी साथी रिपोर्टर हैं ग्राउंड पर, और इस तरह की खबरें अक्सर आती हैं, इस तरह के स्वर बताए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग ये कह रहे हैं कि मिल तो रहा है, ऊपर से दिया जा रहा है, ये तो बात है ही, महत्वपूर्ण बात यह है कि पहुंच भी रहा है। क्या वो एक इलेक्टोरल फैक्टर के तौर पर तब्दील हुआ है? 20 करोड़ परिवारों को, जिसकी अगर आप लोगों में संख्या गिनते तो करीब 81 करोड़ लोग होते हैं, उनको राशन दे रहे हैं प्रधानमंत्री। कोरोना के समय शुरू किया था इसको, 2-3 बार वो आगे बढ़ा चुके हैं इस योजना को। कुलदीप, अगर बीजेपी इस कॉन्फिडेंस से 400 पार बोलती है, चाहे वो एक टेम्पलेट लॉन्च कर रही हो या एक पॉलिटिकल पिच हो, मैं कहूंगा कि उसके पीछे उसमें नरेंद्र मोदी फैक्टर हो, मगर उस नरेंद्र मोदी फैक्टर के अंदर ये जो अनाज मिल रहा है लोगों को, वो एक बड़ा फैक्टर है। अगर आप कह रहे हैं 3-4 राज्यों की बात, आप किसी राज्य चले जाइए, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम हम रिपोर्टर्स के लिए एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज होता है, जो बूढ़े हो गए हैं खासकर, यानी निधि जी को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता हूं, हिमांशु को बिल्कुल नहीं करता हूं, लेकिन हिमांशु जी परिपक्व हैं। मैं और राशिद, हमने एक टाइम पे ये जो रोजी रोटी की लड़ाई थी ना, ये बिजली सड़क पानी जो भी कुछ सालों पहले झगड़ा था, अब तो सड़क भी अच्छी बन रही है, बिजली की भी उतनी क्राइसिस नहीं है। हम इलेक्शन उस टाइम कवर करने शुरू किया था हम लोगों ने जब रोटी एक इशू था, जब हम स्टारवेशन डेथ की खबरों को ढूंढना नहीं पड़ता था, यानी लोगों को जाकर के कवर करते थे, ये सब होता था। तो कहीं पे भी अगर आपको भूखमरी जैसा इशू हो या गरीब रोटी के लिए तरस रहा है, अनाज मिल रहा है, दी एश्योरेंस जो लोगों में एक चीज दिखा कि उनको अनाज मिल रहा है, और वो नरेंद्र मोदी के लिए एक प्लस है ग्राउंड पे। और मैं कहूंगा कि चाहे थीम हो ना हो, चाहे बहुत सारे लोकल फैक्टर्स बीच में आ जाए, विपक्ष का एक क्लियर कैंडिडेट ना होना, एक नेशनल लेवल पे एक नेशनल यूनिफिकेशन का क्लैरिटी ना होना, और नरेंद्र मोदी का जो डिलीवरी रिकॉर्ड है ऑन द ग्राउंड, ये कुछ चीजें जो है वो आज भी नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए वर्क करेगी, मोर नरेंद्र मोदी। क्योंकि मैं एक बात ये जो निधि ने भी कही कि आप राज्य के बाद राज्य घूम लीजिए, क्या हुआ था कि नरेंद्र मोदी की वेव के कारण और बालाकोट वगैरह के कारण ऐसा हाल आया था कि आप लैंप पोस्ट को भी टिकट दे दे तो वो जीत के आ जाएगा। अब उसके कारण क्या हुआ है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप अगर जमीन पे 4 दिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम लें तो लगता यह है कि ये पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी के नाम का भोज खा रहे हैं। यानी मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे राजस्थान में जिनको 12 बजे तक पता नहीं होता था कि कैंपेन करने कब जाएंगे, जिनको अपने इलाके के अंदर, यानी खुद तो गुमराह हुए, मुझे भी गुमराह कर दिया कि गलत रास्ते पे ले गए साहब। उनको रास्ता नहीं पता था कि इस फलां इलाके से फलां इलाके का रास्ता कहां है, ना उनको ना उनकी टीम को। तो मध्य प्रदेश में भी तमाम जगह देखा मैंने। तो स्कीम की डिलीवरी जो है, फूड का एश्योरेंस जो है, हम लोगों को चाहे अर्बन लोगों को नहीं समझ आए, लेकिन रोटी का एश्योरेंस बहुत बड़ा एश्योरेंस होता है। और मैं ये कहूंगा कि ये एश्योरेंस जो है, जो उसको मिला है, उसका जो जिसे कहेंगे, जिसे नमक हलाली जो होती है उसकी, वो पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम के बटन तक जाएगी जरूर। तो ये एक कंपेलिंग फैक्टर होगा कि जिसने पिछली बार मोदी को वोट दिया था वो इसलिए ना दे कि कोई और कारण बहुत बड़ा आ गया है, मगर कहीं ना कहीं उसकी उंगली में जरा सी उंगली कांपेगी जरूर, क्योंकि मोदी उसको ये याद रहेगा कि रोटी जरूर मिली है। दूसरा, जो लाभार्थी स्कीम्स हैं उनकी भी सक्सेस रेट, मैं कहूंगा कि डिलीवरी रेट बहुत अच्छा है। अगर आप कहेंगे कि राजस्थान में काम हुआ है, हर घर जल पानी पहुंचा है, तो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत कहेंगे कि साहब वहां ऑपोजिशन की सरकार थी, 26,000 करोड़ रुपया दिया गया, 7,000 करोड़ रुपया इस्तेमाल हुआ ये गहलोत साहब ने,
सोचा कि अगर पानी पहुंच जाएगा तो नरेंद्र मोदी अमर हो जाएंगे। प्रॉब्लम यही नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि कनेक्टिविटी के इशू हैं, पानी नहीं पहुंचा, टोटी नहीं लगी, ये सब हैं, मगर डिलीवरी कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए फैक्टर रहेगा। मगर मैं एक इसमें ऐड ये करूंगा कि बीजेपी के लिए एक, अगर आपने देखा कि जो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रही, उसके कुछ कारण और भी अच्छे थे कि एक तो उसकी, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा गया, तो डबल इंजन की सरकार का मतलब आशय ये होता था कि एक अच्छा चीफ मिनिस्टर, एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर, वो उनके लिए क्लिक किया, सरकारों की बात की गई। लेकिन एक प्रॉब्लम यह भी है कि जब आप स्टेट जीतते हैं, वहां पे भी एक डबल इंजन की इलेक्शन मशीनरी चलती है। द एब्सेंस ऑफ, से फॉर एग्जांपल वसुंधरा राजे, बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बड़ा क्लियर था कि वसुंधरा एक बार अगर टहल लेती तो वो सीट बीजेपी के लिए क्लियर मार्जिन हो जाती, कंपेयर टू बीइंग ए नॉट सो क्लियर मार्जिन। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान, सोचिए सीएम नहीं है बट स्टिल ए फैक्टर, वो सबसे ज्यादा कैंपेन कर रहा है, चीफ मिनिस्टर से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। तो क्या है कि वो जो डबल इंजन बीजेपी का इलेक्शन जिताता था, वो डबल इंजन का एक इशू मैं इस बार देख रहा हूं। जिन रीजन्स में स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रांग है या स्टेट का लीडरशिप स्ट्रांग है, वहां बीजेपी कैन बी मोर कॉन्फिडेंट। यूपी के जैसे है कि यूपी में नरेंद्र मोदी के लिए एक फॉइल है, सेकेंड लेवल का एक नेट है, वो है योगी। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं आता, उसमें योगी का आता, तो एक प्लस बनता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब रिकॉल फैक्टर अगर देखा जाए पॉलिटिकल, कि ग्राउंड पे कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को यह असेसमेंट हो गया है कि नरेंद्र मोदी के लिए अन्न योजना जो है 5 किलो आ रहा है, वो वर्क कर रहा है, और कास्ट और तमाम चीजों के बावजूद मोदी फैक्टर अभी भी वर्क कर रहा है, योगी फैक्टर वर्क कर रहा है। उसको तोड़ने के लिए ये 5 to 10 लाया गया है। ये 5 to 10 स्टेट स्पेसिफिक ट्वीकिंग है, ये पूरे नेशन की स्ट्रैटेजी नहीं है, मगर ये स्टेट देख करके कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन हुआ है कि इसको ट्वीक करना पड़ेगा, इस कारण से हुआ है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक और फॉल्ट जो बीजेपी में आया है कि कांग्रेस की तरह से जैसे एक टाइम में हुआ था कि धीरे धीरे स्टेट लीडरशिप वीकन हुई थी, वो वीकन हुई है। तीसरा लास्ट पॉइंट, कि जो वोटर टर्नआउट आ रहा है, बार बार आ रहा है कि टर्नआउट कम रहा, लोग नहीं निकल रहे, बीजेपी के वोटर नहीं आ रहे हैं कि नहीं, तो मैं सवाल ही उठता है कि पन्ना प्रमुख कहां गए? अगर 64-65 लोगों पे पन्ना प्रमुख थे तो वोटर नहीं आ रहे। एक सेकेंड, एक बहुत स्ट्रेंज साइलेंस फ्रॉम द आरएसएस कार्डर्स दिख रहा है बहुत सारे राज्यों में, कि जो कार्डर हमने देखा था 2014 और 19 में बहुत एंथ्यूज लेवल पे कैंपेन कर रहा था, मुझे इस बार आई डोंट नो कुछ दिख रहा है कि वो नहीं दिखाई दे रहा है। उसके अलावा लीडर सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं कि आप बाहर के लोगों को इंपोर्ट करके लाए, टिकट दे दिए। अब जैसे अरुण गोविल साहब के पास मैं गया था मेरठ में, तो वो मुझे मिले, मैंने उनको, कई नेता ऐसे होते हैं जिनको कहिए कि आप गाड़ी से नहीं निकलते साहब, तो कहा कि नहीं साहब ये झूठ है, मैं निकलता हूं। लेकिन उन नेता ने मुझसे कहा नहीं साहब मैं तो नहीं निकलता हूं, क्योंकि अगर निकलूंगा तो मेरे कपड़े फाड़ देंगे। तो क्या है कि कुछ इनहेरेंट ग्राउंड लेवल पे कैंडिडेट सिलेक्शन है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स है। मगर लार्जर लेवल पे जो आपने सवाल किया कि अन्न की स्कीम इज स्टिल अ बिग प्लस, क्या उस रूबिकॉन को वोटर क्रॉस करेगा जो अनाज की 5 किलो की अन्न की स्कीम है और नरेंद्र मोदी नाम का जो एक लाइन है, क्या उस लक्ष्मण रेखा को पार करके वोट करेगा वोटर एक ऐसे अलायंस के बारे में जिसके बारे में उसे पता नहीं, जो कि एक, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भी फैक्टर होता है ना कि साहब मैं देश की सरकार बना रहा हूं, तो क्या देश की सरकार बनाने के टाइम में उसको लगेगा कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं अनाज देने वाली पार्टी नरेंद्र मोदी को छोड़ करके, तो will he be able to form a government? I think these factors will come into play or would have come into play when voters have gone to vote in. और ख़ासतौर से महिलाओं में, क्योंकि देखिए CSDS और लोक नीति का सर्वे है वो ये कहता है कि अब 59% महिलाएं अपने परिवार के पुरुष सदस्यों की राय से मुक्त होकर के वोट डाल रही हैं। 2019 में ये सर्वे हुआ था और 2019 में ही 44% पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया था जितने उसके टोटल वोटर थे, और 46% उसमें से महिलाएं थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। मैं हिमांशु जी आपके पास आना चाहता हूँ, समय हमारे पास इस सत्र के लिए कम है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए और बाहर आने के बाद उन्होंने 2-3 शगुफे छोड़े
उन्होंने प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर के सवाल उठाया, कहा कि बीजेपी में कि अंदरूनी नियम है कि 75 वर्ष पूरे होने के बाद मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं तो प्रधानमंत्री तो अगले बरस हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री कोई और बनेगा। फिर वो कहने लगे कि प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से भी योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। वो क्या हासिल करना चाहते हैं उस पर अपन और एक बार राहुल जी से और निधि जी से भी पूछेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि विद इन बीजेपी इसको लेकर के क्या रिएक्शन है? क्या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुई है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इस तरह के आरोप से, इस तरह के शगुफे से? कि इस तरीके से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा, अनकंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं है। जब मैं प्रधानमंत्री से का इंटरव्यू कर रहा था तब भी मुझे उनके चेहरे पर इस तरीके के बयानों का कोई जो है शिकन उनके चेहरे पर नहीं थी। उसका कारण एक है, मैं आपको बता देता हूं, राहुल जी को भी याद होगा, एक आरएसएस के जो सरसंघचालक है मोहन भागवत, उनका एक व्याख्यान हुआ था विज्ञान, और उस व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि मैं कब जो है सरसंघचालक का पद छोड़ूंगा ये तय मैं करूंगा, और मेरे बाद कौन बनेगा ये भी मैं तय करूंगा, और मैं यहां से कब जाऊंगा ये तय जो है वो सर कार्यवाह तय करेंगे, यानी उस वक्त भैया जी जोशी। मैं आपको बताऊं 75 का जो नियम है भारतीय जनता पार्टी में, ये उनके पार्टी के संविधान में नहीं है। ये सबसे पहली बार आया था 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद। केसी सुदर्शन जो है वो सरसंघचालक थे, उन्होंने कहा था कि 75 साल से ज्यादा की उम्र के आयु के जो नेता हैं उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इशारा अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी पर था, और उसके बाद उनकी सहमति नहीं बन पाई और लाल कृष्ण आडवाणी जो है 2007 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे। 75 साल के बाद जब वो हार गए चुनाव तब उनको कहा गया अब आप एलओपी मत बनिए, तब भी वो एलओपी बने। फिर पार्टी ने जब ये तय कर लिया और संघ ने कि 75 के बाद नहीं, ये कोई वो नहीं है, और एक पार्टी के बड़े नेता ने एक बार, शायद राहुल जी साथ में थे, ये कहा था कि पार्टी का जो संविधान है वो पार्टी से है, पार्टी संविधान से नहीं है। अगर पार्टी को जरूरत है तो 75 साल क्या 85 साल में भी टिकट दिया हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जोधपुर से सूर्यकांता व्यास को टिकट दिया 75 साल से। येदियुरप्पा 2018 में 76 साल के हो गए, तब उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। रणजीत चौटाला 78 साल उम्र है उनकी, उनको टिकट दिया गया है। ऐसे कई उदाहरण है इस चुनाव में भी जिनको टिकट दिया गया है। ये तय प्रधानमंत्री को करना है कि वो कब जाएंगे और कब तक प्रधानमंत्री रहना, ये सिर्फ वो तय करेंगे। जी दर्शी जी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इससे किसी को वो है, वो उनको है कि लाइन, क्योंकि पार्टी की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन नहीं है। मैं फिर से आपसे ये कह रहा हूं, कोई संविधान में भारतीय जनता पार्टी के ये कोई नहीं लिखा गया है, ना उसकी कार्यकारिणी की बैठक में हुआ है, ना राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुआ है। ये कोई ऐसा पार्टी के अंदर कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा संविधान में बदलाव नहीं हुआ है। एक एग्जांपल और दे देता हूं। 2017 में कलराज मिश्रा जो है वो 75 साल के हो गए थे। नजमा हेपतुल्ला भी 75 साल की थी, लेकिन नजमा हेपतुल्ला को मंत्री पद से हटाया गया, कलराज जी को नहीं हटाया गया। तो कलराज जी को क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे, तो विधानसभा चुनाव खत्म हुए तो उनको हटाया गया अगले उसमें। ये इसको आप पॉलिटिकली देखिए, कोई सैद्धांतिक वो नहीं है 75 साल का भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा कि आप उसके बाद जो है पार्टी में या सरकार में काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से ले आते हैं फैसले। रशीद जी, क्या एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल 18 मई को दिल्ली में राहुल गांधी की जनसभा है, अभी तक जो खबरें आई हैं अरविंद केजरीवाल को उसका न्योता नहीं दिया गया। केजरीवाल बाहर आए तो उन्होंने अपने स्तर से 10 गारंटी
घोषित कर दी। हालांकि वो कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में गए, लेकिन उन्होंने अपने स्तर से 10 गारंटी घोषित की। जब वो गिरफ्तार हुए थे, जो प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में शामिल थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से इंतरिम बेल मिलने के बाद वो बाहर आए, तो किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने, लीडरशिप ने कुछ बहुत स्वागत नहीं किया उसका, बहुत ट्वीट करके ये नहीं कहा कि बहुत स्वागत है आपका और वेलकम बैक। क्या वो सब कुछ ठीक है, या वहां पर भी पंजाब में अलग अलग लड़ने की खटास कभी कभी दिल्ली में भी दिख जाती है? ये देखिए कुलदीप, इन सबकी राजनीतिक दलों की पृष्ठभूमि है, एक प्रतिद्वंदी रहे, एक दूसरे के हमेशा मुखालिफ रहे, और ये केवल एक ये राजनीतिक एक समझौता किया है वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी और भाजपा से लड़ने के लिए, और उसका दारोमदार सारा कामयाबी पे है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है उसका उसका क्या नतीजा आएगा, क्या 2, 3, 4, 5 सीटें मिलेगी, क्या किस तरह का जो है पूरे देश में एक मैंडेट आता है, वो तमाम साथ हो जाएंगे। ये कोई भारतीय राजनीति में कोई अनोखी या अकेली घटना नहीं है। आप देखिए 1989 में जो चुनाव हुआ था, जो राजीव गांधी के समय, उसके बाद में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री बने, उनको वाम दल एक तरफ थे और लेफ्ट पार्टी दूसरी तरफ थी। तो ये तरह का विरोधाभास होता है। तमाम 24 घंटे के अंदर अगर नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिलता है, 24 घंटे के अंदर एक ऑल्टरनेटिव सरकार बन जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें बेमानी है। सक्सेस डिफाइंस एवरीथिंग। वो तमाम लोग खट से आ जाएंगे, लाइन अप हो जाएगा। हमें 2019 में भी जो निधि कह रही थी कि किसी को कोई पता नहीं था कि क्या मैंडेट आएगा, मैं आपको बता सकता हूँ, आपको ये चीज रोचक लगेगी कि एमके स्टालिन देश के गृह मंत्री बन रहे थे। अब आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री कौन बन रहा होगा। हाँ, ये इंटरेस्टिंग। राहुल जी, मैं एक सवाल, चूंकि केजरीवाल का जिक्र हुआ, ममता बनर्जी का एक बयान इस बार आया है। वो भी एक ऐसी पार्टी है जो इंडिया अलायंस में है, पर आंखें तरेरती रहती है कांग्रेस के साथ। पश्चिम बंगाल में आपस में सहमति नहीं बन पाई। इन्होंने ये कहा, ममता बनर्जी ने, कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो हम बाहर से समर्थन देंगे। इस बयान के थोड़े से मायने समझाइए। क्या ये विधानसभा, पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिया गया एक रणनीतिक बयान है कि जनता में एक संदेश भी जाए कि अभी भी हम कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग हैं और असेंबली में आपको हमें ही चुनना है, हमारे ही 3 पत्तियों वाले निशान को? या ये बीच चुनाव में किसी तरह के संदेश को परख करके की गई कोई ट्वीकिंग है? नहीं, कुलदीप, बड़ा क्लियर है। एक तो ममता बनर्जी बिल्कुल साफ इस मामले में है कि वो अपनी स्टेट में आइडेंटिटीज मर्ज नहीं करना चाहती। वो एज डिस्टिंक्टिवली क्लियर रखना चाहती हैं जितनी है। उसमें सिर्फ कांग्रेस का खतरा नहीं साहब, उसके अंदर एक आज भी एक काडर है लेफ्ट पार्टीज का जो कि उतना सक्षम नहीं रह गया है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। वो उन लोगों को किसी भी तरह के उससे नहीं आगे आने देना चाहती कि कहीं आइडेंटिटीज मर्ज हो जाए और वो एक रिवाइवल की पॉसिबिलिटी बने। उस बयान के बाद अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था बाहर से समर्थन देंगे। उसके बाद एक लेटेस्ट बयान जो आया है उसमें वो कह रही है कि मैं शामिल भी हो सकती हूं सरकार में। तो हम उसको क्या ये ट्वीकिंग समझें कि क्या ममता बनर्जी को ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है कि वो इंडिया अलायंस जीत सकता है और पार्टी बन सकती है, या इंडिया अलायंस को स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए कि ये लग रहा था कि बिखराव के कारण वोट नहीं आएंगे, तो ममता बनर्जी ने यह पुश लगाया है। मेरे ख्याल से अभी सब इस समुद्र के अंदर अपनी अपनी सीपियां ढूंढ रहे हैं। जो एक क्लैरिटी होती है एक चुनाव के अंदर किसी की क्लियर डिस्टिंक्टिव वेव के कारण, मेरे ख्याल से हर पॉलिटिकल पार्टी को हर स्टेट के अंदर जो बिल्कुल ब्रेड एंड बटर तरीके होते हैं चुनाव जीतने के, एक एक जात का समीकरण बिठाना, कास्ट का आदमी खड़ा करना, जैसे कि केसरगंज के अंदर ब्रिजभूषण शरण सिंह जी से मैं मिल गया तो वो परेशान है साहब, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुर का पुराना वो है 36 का आंकड़ा। अब वहां पे समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया बसपा एक ब्राह्मण को। अब परेशानी है ये। तो अगर आप देखिए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि कॉन्फिडेंट हुआ करते थे जीत के लिए, वो यादवों के बाहुल्य इलाकों में जा जाके कैंपेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आई एम ए विक्टिम और मेरे बेटे को समर्थन करिए। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही मुझसे, यानी मैं हैरान रह गया कि मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह को 1989 से जानता हूं और उन्होंने पहली बार जो एग्रेसिव
नेता वो हमेशा रहे हैं या उनका पॉलिटिकल पास्ट है या क्रिमिनल पास्ट है। उन्होंने कहा साहब मेरा बेटा अच्छा है, उसमें वो बुराइयां नहीं है जो मुझ में है। एक नेता इस लेवल पे जब आता है तो कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर संशय आ गया होता है कि जो फैक्टर पहले उसके लिए वर्क करा करते थे शायद वो फैक्टर सक्सेसफुली उतना वर्क नहीं कर रहे। आई थिंक एवरीबॉडी इज सर्चिंग। इस इलेक्शन की खूबसूरती यही हो गई है कि शायद इस चरण से फायदा ये हो कि कैंडिडेट सिलेक्शन बेटर हो जाए, बेहतर लोग या बेहतर इश्यूज के मुद्दों पे लोग आ जाएं। मगर हाँ, मैं एक एंड में मैं अपनी बात खत्म होने से पहले कहूंगा कि साहब अगर मैं अपने पुराने दोस्तों की बात करूं ना कि कौन जीत रहा है, तो क्या है कि अगर आपके दोस्त ऐसे हों जिनके करीबी नेता जो हैं उनको आभास हो जाए वो मंत्री बनने वाले हैं तो फोन उठाना बंद कर देते हैं आपका। तो राशिद भाई, मैं 4 दिन भोपाल में था, 2 बार फोन किया, राशिद भाई ने मेरा फोन नहीं उठाया। इसका मतलब है कि इंडिया अलायंस के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। वाह, दिल को बहलाने को का ख्याल अच्छा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैंने इनको फोन किया था, भोपाल में गए थे 2 बार। साहब ये मैं उसके बारे में शर्मिंदा हूँ, ये बात सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो उन्होंने उसके पीछे जो एक बताई वो मैं कह रहा हूँ कि दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा। नहीं, ठीक है, चलिए। नहीं कुलदीप, पता क्या है इस मामले इस चुनाव के लिए शेर जो है ना, वो नेता और जनता दोनों शायद यही गा रही है कि खुदा के वास्ते जाहिद उठा न पर्दा, कहीं ऐसा ना हो या भी वही काफिर सनम निकले। क्या बात है। निधि जी, मैं एक आखिरी सवाल फिर इस सत्र को ख़त्म करते हैं। सीएए का जिक्र आ गया इस चुनाव में, और पश्चिम बंगाल में एक सीट है बनगांव, वहाँ पर चुनाव होने हैं। मतुआ समुदाय जो बांग्लादेश से आया समुदाय है, जिसके बारे में मान्यता है कि बांग्लादेश से आया था और उसको बीजेपी टैप करने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में किया भी, बड़े स्तर पर वोट भी मिला उनका। उससे ठीक पहले सीएए के 14 सर्टिफिकेट बांटे गए, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में उसका जिक्र किया। पिछले नेता नगरी में हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हर चरण के हिसाब से नए नैरेटिव चुन रहे हैं, और ऐसा लगता है कि एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हर सीरीज़ की एक इंडिपेंडेंट वेब सीरीज़ की एक इंडिपेंडेंट कहानी है। तो वो पहले चरण में मुद्दा कोई और था, दूसरे में बदला, तीसरे में बदला, और इस बार स्ट्रेटेजिक तरीके से जहाँ सीए काम करता है वहाँ सीए, और जहाँ दूसरे मुद्दे हैं वहाँ दूसरे, और बयानों में भी उसी तरह की ट्वीकिंग्स की गई प्रधानमंत्री की ओर से। सीए आपको लगता है कि इस चुनाव में एक्चुअली कोई मुद्दा है? मैं चूंकि राहुल जी ने कहा कि ब्रेड एंड बटर मुद्दे जो है ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, और इमोशनल मुद्दे जिधर भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की शुरू से चुनाव को ले जाने की, प्रधानमंत्री के बयानों में वो रिफ्लेक्ट हुआ, वो थोड़े से नेपथ्य में है। क्या ये कोई इमोशनल इसके अराउंड, सीए के अराउंड किसी तरह का इमोशनल कंसोलिडेशन आपको लगता है कि फिलहाल इस चुनाव में हो सकता है? देखिए कुलदीप, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये नया मुद्दा हर चुनाव के हर चरण से पहले जो जहां सूट करता है वो यूज करते हैं, ये ऐसा है नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। जो अभी आपको दिख रहा है सीए, आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ। मार्च और अप्रैल के मार्च में इनफैक्ट जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उसने एक नया मुद्दा उठाया था, जो मैंने उस टाइम एक आर्टिकल भी लिखा था। उन्होंने कर्नाटका को एक नोटिस भेजा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप जो पूरा कास्ट, जो आपका पूरा ओबीसी रिजर्वेशन है, वो आपने रिलीजन बेस किया है, एंड इट इज बेस्ड ऑन यूर गिविंग मुस्लिम्स जो है उनको आप मुस्लिम समुदाय को आप ओबीसी में रिजर्वेशन दे रहे हैं। नाउ जो आपको भी पता होगा, ओबीसी रिजर्वेशन जो होता है वो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे आधारित है। तो उन्होंने ये इशू उठाया। उससे 1 साल पहले उन्होंने यही सेम इशू उठाया था वेस्ट बंगाल के बारे में। ये क्या कि मतलब आप देखिए, पूरी जो उनकी नजर थी वो इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के ऊपर थी बीजेपी की। उन्होंने ये इशू उठाया कि हम वहां पे गए थे, जो हमारी जो ग्राउंड सर्वेज हुई उसमें हमने देखा कि रोहिंग्यास जो हैं उनको इलीगली रिजर्वेशन का वो फायदा उठा रहे हैं। और ऐसे कर करके उन्होंने स्पेसिफिकली, एनसीबीसी ने ये जो स्पेसिफिक चीजें थी वो पॉइंट आउट की, सबसे पहले वेस्ट बंगाल के बारे में। फिर उन्होंने धीरे धीरे पॉइंट आउट की। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी,
इसमें राजस्थान में। तो उन्होंने यही सेम चीजें कि आप अपना क्वांटम पूरा नहीं कर रहे हैं रिजर्वेशन का, इन्होंने वहां पे उठाई। फिर राजस्थान की सरकार चेंज हो गई तो सडनली सेंटर का ध्यान कर्नाटका के ऊपर चला गया, और अभी मार्च और अप्रैल में उन्होंने ये बात कर्नाटका के ऊपर उठाई। तो ये ऐसा नहीं है कि हर चरण से पहले उनको ये याद आती है, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने ये डिसाइफर कर ली है। हाँ, वो रिवाइज करते हैं हर चरण से पहले। क्या ये मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है, तभी वो उठा रहे हैं। रिजर्वेशन से लिंक करते हुए एनसीबीसी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज भी उठाती हैं और बहुत कंसिस्टेंटली उठाती हैं। कोर्ट्स तक जा चुके हैं ये मामले, क्योंकि ये रिजर्वेशन जो होता है, जैसे ही आप रिजर्वेशन करते हैं, जैसे ही आप रिजर्वेशन का कोटा आप और रिजर्वेशन की बात करते हैं, बिल्कुल एक इमोशनल इशू बनता है, कनेक्ट होता है, बिल्कुल कनेक्ट होता है। जैसे ही आपने सीएए का मामला उठाया, अगर आप वेस्ट बंगाल में ट्रैवल करें, जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। रोहिंग्यास को रिजर्वेशन देने की जब बात एनसीबीसी ने की थी, वो बहुत बड़ा इशू हुआ था। अगर ये इशू नहीं होता तो पॉलिटिकल पार्टीज इतनी अफेक्ट नहीं होती। कनेक्ट करता है ग्रास रूट्स पे, बिल्कुल कनेक्ट करता है। जैसे ही आप बोलते हैं कि मेरा हक किसी और को जा रहा है, इट बिकम्स अ वेरी बिग इमोशनल इशू। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी मेहमानों का। नेता नगरी के पहले सत्र में इतना ही। शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव, शुक्रिया हिमांशु मिश्रा, निधि शर्मा आपका भी शुक्रिया, और रशीद किदवई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेता नगरी जारी है, अगले सत्र में मिलते हैं। और अब दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने वाली एक घटना पर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच संबंधों में अब खटास आ गई है, और इसके केंद्र में है एक घटना जो सीएम हाउस में कथित तौर पर हुई। आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया है विभव कुमार पर, जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, पीए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, कि उनके साथ मारपीट की गई। जो एफआईआर की कॉपी दी गई है उसमें लिखा है कि उनके पेट में इंजरी है, छाती पर लातों से वार किया गया, इस तरह के आरोप हैं। और मेडिकल रिपोर्ट्स में अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि कुछ इंजरी की पुष्टि भी हुई है। आज ये रायता थोड़ा सा और फैल गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक और वीडियो ट्वीट किया। पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, बाद में आम आदमी पार्टी ने इसे भी रीट्वीट किया, और ये वीडियो उस घटना के ठीक बाद का बताया जा रहा है जिसमें स्वाति मालीवाल कुछ सुरक्षा कर्मियों को धमकी देते हुए नजर आ रही हैं। चूंकि अभी दिल्ली में और पंजाब में, ये जो दोनों जगह हैं जहां आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में मानी जाती है विधानसभा में कम से कम, वहां पर अभी चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए इस घटना के राजनीतिक असर भी हो सकते हैं। इन पर बात करेंगे। हमारे साथ इस घटना पर बात करने के लिए अमित भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी को आप दिल्ली में कवर करते रहते हैं। साथ ही कुमार कुणाल है, आप दिल्ली मेट्रो के एडिटर हैं। तो पहला सवाल यही कि दिल्ली में जो हुआ है, जो हो रहा है, उसको लेकर कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं जो हम सुन रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लगातार मौजूद हैं, वो कौन सी थ्योरीज हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ है? क्योंकि कई लोग, अभी तक जितनी जानकारियां आई हैं, ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ कड़ियां मिसिंग हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी लग रहा है कुछ डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। जो ये घटना है इस फसाद की जड़ में क्या है, इस पे क्या क्या थ्योरीज चल रही हैं? कई सारे नैरेटिव्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे जोर पकड़ा हुआ है, जिस पे चर्चा है, गपशप है, वो ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी के लिए स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का पद खाली करने के लिए कहा गया था। लेकिन जहां तक मैं इस पार्टी को कवर करता हूं, और अगर आप लॉजिकल सेंस में चीजों को देखेंगे समझेंगे, तो ये थोड़ा कॉमिकल जरूर लगता है। क्योंकि देखिए, अभी स्वाति मालीवाल को जो राज्यसभा की सांसद उनको बनाया गया है, वो 2024 में ही बनाया गया, जो चुनाव हुए थे। तो बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है, और शपथ ग्रहण में तो मुश्किल से मुझे लगता है 3-3.5 महीने का समय हुआ होगा। तो नंबर एक, अगर अभिषेक मनु सिंघवी को दिल्ली से सांसद, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी को बनाना होता तो तभी बनाया जा सकता है था। दूसरा तर्क यह है कि अगर कांग्रेस से अब वो चुनाव हार गए, तो उनको लग रहा है कि राज्यसभा जाना है, तो उसके लिए स्वाति मालीवाल की ये सीट खाली कराई जा रही है, और पंजाब में उनको अश्योर किया गया कि आपको पंजाब में हम राज्यसभा सांसद बना देंगे। लेकिन आप खुद समझिए कि अगर पंजाब से राज्यसभा सांसद किसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, तो 6 महीने अभिषेक मनु सिंघवी को ही कहा जा सकता था कि आप रुक जाइए। इतना सब कुछ प्रोसेस और ड्रामा क्यों कराना कि दिल्ली में आप एक सांसद का इस्तीफा दिलाएंगे, फिर 2-3 महीने बाद री इलेक्शन होगा, उस री इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, फिर अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो सांसद बनेंगे, फिर पंजाब में सीट खाली होगी, वहां पे स्वाति मालीवाल को अकोमोडेट किया जाएगा।
ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो मुझे बहुत ज्यादा इस वाले नैरेटिव पे भरोसा नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो प्रचार की बात आप कह रहे हैं, देखिए जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो कई सारे नेताओं के शिथिल होने की खबरें मीडिया में जोर पे थी, जिसमें राघव चड्ढा का नाम शामिल है। और स्वाति मालीवाल अचानक से जब यूएस गई तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि जब पार्टी इतनी मुश्किल दौर से गुजर रही है तो ऐसे में राज्यसभा सांसद जिनको नया नया बनाया गया है वो सड़कों पे क्यों नहीं दिखाई दे रही है। और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि स्वाति मालीवाल संघर्ष की राजनीति के लिए जानी जाती हैं। तो ये सवाल बन रहा था। यूएस से वो वापस आई तो ये तर्क जरूर था कि उनकी बहन बीमार थी जिसके इलाज के लिए वो लंबे समय तक वहां पे थी। लेकिन फिर एक समय बीता, आप कह सकते हैं कि हफ्ता 10 दिन बीता, तब तक वो सक्रिय नहीं दिखी। तो कुल मिला के क्या उस वजह से ये पूरी की पूरी घटनाक्रम हुई कि उनका जो प्रोफाइल था वो नेगेटिव बन रहा था। फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए इंटरिम बेल पे और संभवतः वो अपने केस को फाइट करने के लिए गई, अपने जो जो भी कारण था खुद के एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए गई, और तब ये सब कुछ हुआ। लेकिन फिलहाल आप किसी भी नैरेटिव पे आप आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते हैं, उन्हें एक तरीके की सहानुभूति मिलती है और वो लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे थे। और ये बात बिल्कुल तय थी कि अगर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल का कैंपेन चलता रहता तो निश्चित तौर पर बीजेपी को थोड़ी मुश्किल तो आती। इसी बीच में ये घटनाक्रम होता है स्वाति मालीवाल का। अब इसमें थ्योरी अलग अलग जरूर चल रही हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को भेजा। स्वाति मालीवाल खुद कह रही हैं कि ये मैं लगातार 20 साल से पार्टी से जुड़ी रही हूं और इस तरीके का कैरेक्टर असैसिनेशन वो तो सिर्फ मिलने गई थी और वहां पर उनके साथ विभव ने जो किया वो कहीं से भी उनके लिए भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये थ्योरी चलती रहेंगी, लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ेगा जोड़ घटाव करके कि आखिरकार इससे नुकसान किसका हो रहा है। तो इससे सीधा सीधा नुकसान अरविंद केजरीवाल का हो रहा है, आम आदमी पार्टी का हो रहा है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि दिल्ली में जिस वोट बैंक पर अरविंद केजरीवाल की सबसे जबरदस्त पकड़ है, खासतौर पर उनकी जो मुफ्त घोषणाएं हैं उसको लेकर के, वो महिलाएं हैं। चाहे वो महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाते हैं या फिर 1,000 रुपए की घोषणा की उन्होंने। इसके अलावा भी जो बिजली और पानी की भी बचत होती है वो भी महिलाओं के खाते में चला जाता है, यानी उनके हिस्से में आता है। तो ऐसे में एक बात तो है कि इस पूरे घटनाक्रम का नुकसान अरविंद केजरीवाल को उस महिला वोट बैंक के तौर पर हो सकता है, उसकी आशंका जताई जा सकती है। होगा या नहीं होगा इसके बारे में कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, जो कि इस समय अरविंद केजरीवाल से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो ये एक काट तो हो सकता है, लेकिन ये थ्योरीज हैं, इस पे हम बिल्कुल इस तरीके से साफ तौर पर नहीं कह सकते कि ये कोई प्री प्लान था या स्वाति मालीवाल किसी वजह से गई थी या किसी ने उनको भेजा था या विभव ने जो अगर उन पर हाथ उठाया या उनके साथ अभद्रता की तो उसको लेकर के क्या विभव के मन में पहले से कुछ था। क्योंकि संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये माना ना कि विभव ने सही नहीं किया, जो भी चीजें हुई स्वाति मालीवाल के साथ वो सही नहीं था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात थी। अगर ये साजिशन था तो जो पहला रिएक्शन आना चाहिए था संजय सिंह की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से वो यही आना चाहिए था कि इस तरीके की घटना हुई है और उन्हें लगता है कि स्वाति मालीवाल को जानबूझकर भेजा गया था। ये तमाम थ्योरी तब आ रही हैं जब स्वाति मालीवाल विभव के अरविंद केजरीवाल के साथ दिखने के बाद सारा खुलासा करती हैं, पुलिस के साथ बैठती हैं, एफआईआर दर्ज होती है, वो भी 2 से 3 दिन चुप रहती हैं। ये भी हमें देखना होगा, अगर ये कोई साजिश थी तो वो पुलिस के साथ पहले दिन ही उन्होंने क्यों नहीं सारी बात साफ तौर पर रख दी। तो ये तमाम चीजें अभी हमें बहुत सारी चीजों का पता भी लगना बाकी है, बहुत सारी चीजें सामने आनी है, लेकिन राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जरूर ये साफ तौर पर लगता है कि ये पूरा घटनाक्रम जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। और इसमें अगर नुकसान होगा तो आम आदमी पार्टी को होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी सीधे सीधे उसको पूरी तरीके से ढकने के लिए, उस नुकसान को कम करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो ये थ्योरी लेकर के आई है कि ये सब कुछ बीजेपी की
के द्वारा रची गई है। और स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं उस प्यादे की तरफ काम कर रही हैं जिस तरीके से कई बार बीजेपी पर आरोप लगाती रही हैं विपक्षी पार्टियां कि वो उनके नेताओं को तोड़कर कुछ ऐसा करवाते हैं जिससे इमेज खराब हो। ऐसा कांग्रेस कई बार पहले लगाती रही है। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, तो अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे उनकी यात्रा बढ़ रही थी, कई सारे नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा। अभी हाल फिलहाल में अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली में ही छोड़ दिया है पार्टी का हाथ। तो ये एक तरीके से ये जो पूरा साजिश की थ्योरी है, उसी लाइन पर ये भी आम आदमी पार्टी कहना चाहती है कि यह सामान्य सी घटना नहीं है, ये पूरा साजिश का हिस्सा है। और उसी वजह से स्वाति मालीवाल इस पूरे घटनाक्रम को ठीक चुनाव से पहले लेकर सामने आई। अच्छा, एक चीज़ और कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया। ये सब कुछ सीएम हाउस में हो रहा था, उस समय घटना के समय भी वो निकल करके बाहर नहीं आए ऐसा बताया जाता है। फिर वो अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये सवाल उनके सामने पूछा गया पत्रकारों की ओर से, तो उन्होंने माइक सरका दिया और चुप हो गए। जबकि अरविंद केजरीवाल मुश्किल सवालों को हेड ऑन लेने के लिए जाने जाते हैं। ये जो पार्टी के लिए जो अरविंद केजरीवाल की चुप्पी है, इसके मायने क्या निकाले जाएं? अगर तीन किरदारों को हम लोग देखें, अरविंद केजरीवाल, विभव कुमार और स्वाति मालीवाल, ये तीनों का रिश्ता बहुत सालों पुराना, पीसीआरएफ के दिनों की तस्वीरें उठाएंगे जब आंदोलन से पहले की, जब एक्टिविज्म का दौर था, उस दौर का, तब भी आपको इन तस्वीरों में विभव कुमार और स्वाति मालीवाल एक साथ दिखाई देंगे। चाहे वो राशन वाला आंदोलन हो, आरटीआई वाला आंदोलन हो, हर दौर में ये लोग बिल्कुल आप कह सकते हैं कि दो मैन्स फ्राइडे अरविंद केजरीवाल के होते थे, स्वाति मालीवाल और विभव कुमार। तो निश्चित रूप से अगर आप अरविंद केजरीवाल को खुद की जगह पे रख के देखेंगे तो उनके लिए इन दोनों में चुनना किसी एक व्यक्ति को मुश्किल जरूर दिखाई देगा। लेकिन पार्टी के इंटरनल, हर राजनीतिक पार्टी का एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। स्वाति मालीवाल ने एक आरोप लगाया, संजय सिंह सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि ये निंदनीय घटना है, अभद्र व्यवहार किया गया और पार्टी इस पे कार्रवाई करेगी। उसके बाद एक चुप्पी, सन्नाटा सा दिखता है आपको इस बयान के बाद, क्योंकि संजय सिंह देखिए नंबर 2 आप इस दौर में कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, जिस तरह से वो जेल से बाहर आए उसके बाद उन्होंने कमान संभाली, तो नंबर 2 की भूमिका में बाय एंड लार्ज वो दिख रहे हैं। तो उनकी तरफ से बयान आया और फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया का इस मसले पे बयान आना कितना जरूरी था, सही होता, या संभवतः आप कह सकते हैं कि वो उनके स्टेक्स इन्वॉल्व थे तो संभवतः वो जवाब नहीं दे रहे थे इस मसले पे। लखनऊ में जो घटना हुई, मुझे सूत्र बता रहे हैं कि ये बहुत प्री प्लान था कि अगर इस तरह का कुछ होगा, समीकरण होगा, सवाल आने बिल्कुल एंटिसिपेटेड था, तो माइक संजय सिंह की तरफ ही किया जाएगा, क्योंकि जवाब पहले भी संजय सिंह ने दिया था, दूसरी बारी भी जवाब संजय सिंह ही देंगे। अखिलेश यादव ने भी अपनी तरफ से एक बचाव देने की कोशिश की थी और फिर संजय सिंह ने जवाब दिया था। निश्चित रूप से वो जो 5 सेकंड का एक विजुअल है बीच में, जिसमें अरविंद केजरीवाल फिजिटी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज में, उसको लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन इंटरनली ये मैं आपको बता रहा हूं कि तय किया गया था एज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कि संजय सिंह को ही जवाब देना है। और संजय सिंह ने एक बार फिर से रिट्रेट किया था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी का के परिवार का हिस्सा है। लेकिन इसमें हुआ क्या, आप देखिए, अब इस तस्वीर में तब्दीली ये हुई कि जिस मसले को इंटरनल मैकेनिज्म में निपटाया जाना था, उसमें स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस की टीम के आने के बाद एक आधिकारिक रिटन कंप्लेंट दे दी, जिसके आधार पे एफआईआर दर्ज हुई कल, और फिर आज इस पूरे मामले में 164 का बयान दर्ज हो गया। तो फिर पार्टी के इंटरनल चैनल से मामला बाहर चला गया। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे पास सिर्फ एक पक्ष था, हमारे पास दूसरा पक्ष आया, तो हमें लग रहा है कि हमने अपना स्टांस बदला है, उन्होंने बीजेपी के इशारे पे ये सब कुछ किया। और अहम बात क्या है कि आप देखिए, आम आदमी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि ये सब कुछ असल में अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने के लिए किया गया था, विभव कुमार टारगेट नहीं थे। तो 2 वर्जन है। एक अहम बात जरूर मैं कहूंगा कि स्वाति मालीवाल ने फिलहाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुखर रूप से कोई बयानबाजी नहीं की है। अब देखना यह होगा कि क्या ये तस्वीर बदलेगी। और इसमें एक और एडिशन है इस पूरे जो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं वॉर चल रहा है, उसमें ये एडिशन है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रैली करने आएंगे तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस पूरे पॉलिटिकल वॉर में और भी इजाफा होगा, क्योंकि पीएम मोदी को, जहां तक उनकी राजनीति को हम समझते हैं, संभवतः वो इस मुद्दे को उठाएंगे ही।
और जब ऐसा होता है तो इंडिया अलायंस को टारगेट करेंगे इस पूरे मुद्दे के सहारे से, और फिर ये जो राजनीतिक लड़ाई है और भी बढ़ेगी। और वैसे में क्या स्वाति मालीवाल फिर खुल के आम आदमी पार्टी पर और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल पर हमला करती है, ये देखने वाली जरूर घटनाक्रम है। स्वाति मालीवाल के अलावा एक और पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जिन्हें पार्टी ने चुना राज्यसभा के लिए, वो हैं राघव चड्ढा। और वो जब से अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं तब से वो विदेश में थे और विदेश से लौटे नहीं हैं। इस पर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो किसी गिरफ्तारी के डर से नहीं लौट रहे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसी और पार्टी के संपर्क में तो नहीं है। और इस बीच स्वाति मालीवाल का प्रकरण होता है, जो पार्टी ने जिनको राज्यसभा सांसद बनाया। क्या ये कड़ी कहीं आपस में जुड़ती है? क्या इन दोनों का किसी और पार्टी में जाने की संभावना से कोई रिश्ता तो नहीं है इस घटना का? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, राजनीति में संभव है। और स्वाति मालीवाल भी विदेश यात्रा पर गई थी, राघव चड्ढा इलाज की वजह से हैं। हालांकि राघव चड्ढा के बारे में कई बार पार्टी मंच से ये सफाई दी गई है कि वो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बाहर हैं, लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें, और बातें रुक नहीं सकती हैं। जब इस तरीके के घटनाक्रम सामने आते हैं, खासतौर पर कौन कह सकता था आज से 2-4 दिन पहले कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बताया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपके साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो उसमें सिर्फ स्वाति मालीवाल को ही अकेला आप कैसे छोड़ सकते हैं? फिर तो कल कोई भी उसमें हो सकता है। और ऐसा घटनाक्रम आम आदमी पार्टी में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगते रहे हैं कि उन्होंने इस्तेमाल कई सारे नेताओं का किया। उनकी लंबी फेहरिस्त है, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी का साथ एक एक करके छोड़ा है। तो ये आरोप लगते रहे हैं। तो क्या ये भी एक जो है इस बात की और पुष्टि करता है कि अरविंद केजरीवाल तभी तक पार्टी के नेताओं का सम्मान करते हैं जब तक वो उनके काम के होते हैं? ये तमाम चीजें विरोधी उन पर आरोप लगाते रहे, और जो पार्टी छोड़ करके जाते हैं वो इस तरीके का आरोप लगातार अलग अलग फोरम पर बैठ करके लगाते हैं। तो ये जो तमाम थ्योरी चल रही है कि राघव चड्ढा नहीं है, स्वाति मालीवाल, क्या दोनों में कोई तालमेल है, ऐसे सिरे से खारिज करना तो न संभव है और सिरे से जोड़ना भी कोई समझदारी नहीं है। तो इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आपने सिर्फ राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल का उदाहरण देखा, जो तमाम पंजाब में जिन जिन को राज्यसभा सीट दी गई उसमें से ज्यादातर जो सांसद हैं वो नदारद हैं। सिर्फ संदीप पाठक हैं जो कि पार्टी में एक्टिव दिखते हैं। हरभजन सिंह, जिनको जो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, साथ ही साथ कई सारे वहां से बिजनेसमैन, शिक्षा शास्त्रियों को भी वहां से राज्यसभा भेजा गया था, वो कहाँ है? ये भी हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। और जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे या जब जेल भेजा गया था, उस समय पार्टी और पार्टी के सबसे बड़े नेता को जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी उन नेताओं की, वो कहां पर थे? तो इसमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल तो जुड़ते ही हैं, वो तमाम राज्यसभा सांसद जो कि पंजाब से चुने गए हैं उनका भी नाम इसमें जोड़ दिया जाए तो उनकी भी जो गैर मौजूदगी है इतने क्रूशियल टाइम में, चुनाव चल रहा है। चलिए आप एक बार मान भी सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय आप सामने नहीं आते हैं, लेकिन जिस समय आम चुनाव चल रहे हैं, पंजाब में जरूरत है, पंजाब में चुनाव प्रचार हो सकता है, दिल्ली की राजनीति से भले उनका लेना देना ना हो, लेकिन पंजाब की राजनीति से है क्योंकि वो पंजाब से राज्यसभा सांसद है, वो लोग कहां पर हैं? तो ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या आम आदमी पार्टी बिना बैकग्राउंड टटोले हुए टिकट देती है या राज्यसभा की सदस्यता दे देती है? और अगर नहीं है ऐसा तो फिर कई सारे मौजूदा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कई सालों से जुड़े हुए हैं, वो भी यही सवाल पूछते हैं ना कि उनकी पात्रता क्या थी, उन्हें क्यों टिकट दिया गया जब वो मुश्किल वक्त में काम नहीं आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अरविंद केजरीवाल के लिए ये जो स्थिति है राजनीतिक तौर पर एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति है, क्योंकि यदि वो अपने पीए विभव कुमार का साथ
नहीं देते हैं। तो विभव कुमार उनके काफ़ी करीबी रहे हैं। जेल में जिन चुनिंदा लोगों को उनके परिवार के अलावा जेल में जाकर के उनसे मिलने की इजाज़त थी, विभव कुमार उनमें से थे। सारे निर्देश वो डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल से लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर वो स्वाति मालीवाल का साथ नहीं देते हैं तो बीजेपी को ये मौका दे देंगे कि बीजेपी उन पर स्त्री विरोधी होने का या पूरी पार्टी पर ही आरोप लगाने का, लांछन लगाने का मौका, अवसर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी समय में मिल जाएगा। इस घटना का चुनाव पर क्या असर होगा वो 4 जून को मालूम होगा, तब देखेंगे। नेता नगरी के इस सत्र में हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे क्योंकि वहाँ 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है अगले चरण में। हमारे साथ हैं प्रेम शंकर मिश्रा, असिस्टेंट एडिटर हैं नवभारत टाइम्स में और इस समय चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए ही, कवरेज के लिए ही बाहर निकले हुए आजमगढ़ में इस वक्त। लेकिन शुरुआत प्रेम जी मैं रायबरेली की सीट पर आपके असेसमेंट से करना चाहता हूँ। ऐसा ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वहाँ से लड़ रहे हैं पर बीजेपी के लिए कोई बहुत बीजेपी का हौसला बढ़ाने वाले कोई बहुत वहाँ से रुझान आ नहीं रहे हैं। अदिति सिंह सदर की विधायक बताया जा रहा है कि प्रचार नहीं कर रही वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे और राज्यसभा चुनाव में उन्होंने खेला किया, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उत्साह से प्रचार नहीं कर रहे हैं बीजेपी के लिए। क्या रिपोर्ट्स हैं रायबरेली की? देखिए, रायबरेली की जो सीट है 2004 से वहाँ सोनिया गांधी लड़ रही और पिछले 20 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें इकलौता चुनाव जिसमें थोड़ा बहुत भाजपा वहां टक्कर देती दिखी है वो 2019 का चुनाव, जिसमें दिनेश प्रताप सिंह लड़े थे और जीत का मार्जिन 1,67,000 का था, जो सोनिया गांधी का जो पिछले उनके जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं सबसे वो नजदीकी मार्जिन थे। अब अगर इस चुनाव की बात करिए तो ये निश्चित तौर पे जो रायबरेली की जमीन है वो कांग्रेस के लिए हमेशा बेहतर रही है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उस विधानसभा चुनाव में वहां की उस रायबरेली लोकसभा की जो 5 विधानसभा सीटें थी उसमें 4 समाजवादी पार्टी के पास है, 1 भाजपा के पास है जो अदिति सिंह रायबरेली से जो विधायक है। अब जो डायनामिक्स है वहां का, रायबरेली का जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, खासकर जो भाजपा में जो नेता है, खुले तौर पे जो पंचवटी परिवार है, जो दिनेश प्रताप सिंह का परिवार है, राजनीतिक तौर पे उसको पंचवटी परिवार कहा जाता है क्योंकि उनके घराने से 4 लोग 5 लोग राजनीति में है। दिनेश प्रताप सिंह के भाई भी राजनीति में है और उसके अलावा जो एक अदिति सिंह है उनके पिता अखिलेश सिंह थे, उनका अपना एक अलग राजनीतिक वर्चस्व था जिसको अखिलेश को लेकर आगे चलना है। तीसरे मनोज पांडे हैं जो ऊंचाहार से विधायक है समाजवादी पार्टी से, तकनीकी तौर पर व्यवहारिक तौर पर वो भाजपा के साथ है। लेकिन ये तीनों लोग राजनीति के अपने अलग अलग ध्रुव हैं, इन तीनों की अपनी अपनी वहां एक राजनीतिक स्थिति है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोध और समर्थन से ही टिकी हुई है। तो वो जो संकट है वो इस चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी सामने आ रहा है। अभी पिछले दिनों अदिति सिंह का ट्वीट भी आया था जिसमें उन्होंने वसूलों के समझौते की बात कही थी। ये माना जा रहा था कि वो कहीं न कहीं दिनेश प्रताप सिंह के ऊपर परोक्ष तौर पर हमला था। और फिर दिनेश प्रताप सिंह के बेटे का भी ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई राम काज के लिए आएगा तो वसूलों और सम्मान की बात भी आगे बढ़ेगी, तो वो भी कहीं एक तरह से जवाब माना गया था। तो जो वहां की राजनीतिक स्थिति है वो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बहुत उर्वरा जमीन तो नहीं है। हालांकि मनोज पांडे को मैनेज करने की कोशिश की गई है। अमित शाह उनके घर गए थे, अमित शाह ने उनको बुला के दिनेश प्रताप सिंह के साथ बैठ के बात कराई है और मनोज पांडे वहां रैली भी कर रहे हैं जिसमें माना जा रहा है कि औपचारिक तौर पे ज्वाइनिंग भी वो भाजपा में कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं तो अपने खुले समर्थन की घोषणा करेंगे। लेकिन जिस तरह से वहां पे एक एकता देखनी चाहिए थी, जिस तरह से ताकत दिखनी चाहिए थी, फिलहाल उस तरह से ताकत दिखाते हुए भाजपा वहां पे नजर नहीं आ रही है। जो अंतर विरोध है भाजपा में आए नए चेहरों के वो वहां पे साफ तौर पर दिख रहे हैं। रशीद जी हमारे साथ हैं। रशीद जी, एक वीडियो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ट्विटर पर डाला है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक तस्वीरों का एक एल्बम देख रहे हैं। अमेठी और रायबरेली में जब गांधी परिवार के सदस्य गए हैं वो तस्वीरें उसमें हैं। उसमें दिख भी रहा है कि राजीव गांधी दिख रहे हैं उस तस्वीर में। चुनाव से ठीक पहले जब वहाँ वोटिंग होनी है 5वें चरण में, चुनाव से ठीक पहले ये जो एल्बम आता है इसके राजनीतिक मायने तो यही लगते हैं कि इमोशनल कनेक्ट उन 2 सीटों पर याद दिलाया जाए, गांधी परिवार से क्या इमोशनल कनेक्ट रहा है। थोड़ा सा इसको समझाएं और इसके इतिहास को थोड़ा सा बताएं और अगर आपकी मेमोरी में भी याद आता हो कोई किस्सा, आपका कोई ऐसा तजुर्बा रहा हो जब आपने गांधी परिवार को अमेठी रायबरेली में लोगों से कम्युनिकेट करते हुए देखा हो, इससे पिछले वाली जनरेशन को भी। ये देखिए कुलदीप, जब ये अमेठी रायबरेली की बात आती है तो नेहरू गांधी परिवार के उनके बड़े
लंबा उनका एक रिश्ता है, खट्टे मीठे अनुभव है, मीठे ज्यादा है, खट्टे कम है। लेकिन खट्टे मैं इसलिए कहूँ क्योंकि वहां से संजय गांधी भी एक बार चुनाव हारे, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, तो तमाम बातें एक लंबा सिलसिला है। ये वीडियो का जो मुझे लगता है एक राजनीतिक पहलू है, बताने के लिए, दर्शाने के लिए, क्योंकि बार बार भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने, स्मृति ईरानी ने, तमाम भाजपा के लोगों ने बार बार ये कहा है कि जैसे राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया, अमेठी त्याग दिया, अमेठी से उनके भावनात्मक रिश्ते खत्म हो गए, डर गए, तो मेरे ख्याल से उसका एक काउंटर नैरेटिव है। दरअसल अमेठी की जो बात थी वो बड़ी दिलचस्प थी कि जब 1976 में जब एक ऐसा हुआ कि 77 में चुनाव होंगे और उस समय चुनाव लड़ने की बात आई, तो इंदिरा गांधी की बात तो तय थी क्योंकि वो रायबरेली जो थी वो फिरोज गांधी की सीट थी। 1951-52 में जो पहले चुनाव हुए थे तो वहां संजय गांधी के पिता जो थे वो फिरोज गांधी चुनाव लड़े थे। वो 51-52 का चुनाव भी वहां से जीती थी, 57 का भी, और 60 में उनका निधन हो गया। और उसके बाद इंदिरा गांधी शुरू में तो राज्यसभा में थी, और जब 67 का उन्होंने पहली बार चुनाव का फैसला लड़ने का फैसला लिया तो उन्होंने रायबरेली से लड़ा, रायबरेली से इस तरह का संबंध रहा। अमेठी की कहानी थोड़ी दिलचस्प थी, तरह तरह की बातें हैं। वहां के जो राजा, मतलब जो संजय सिंह के पिताजी थे, वो कहते हैं कि वो गए थे संजय गांधी के पास में और उन्होंने संजय गांधी से आग्रह किया कि आप यहाँ आइए, अमेठी में चुनाव लड़िए और मैं आपको जो है ये चुनाव जिताऊंगा। उनका पूरा का पूरा आश्वासन था, उनका एक वहां पर दबदबा था। और संजय गांधी ने उनसे ये भी पूछा, वो संजय गांधी के पास पंजाब और मध्य प्रदेश दो और जगह से ऑफर थे जो उनको ज्ञानी जैल सिंह ने और श्यामाचरण शुक्ला ने दिए थे। तो संजय गांधी सोच रहे थे, फिर उन्होंने अमेठी का निर्णय लिया कि अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे। अमेठी में एक बार चुनाव में एक बड़ी दिलचस्प घटना ये हुई कि 77 के चुनाव में ही संजय गांधी थे, उन्होंने एक तरीके से दिलीप कुमार को तलब किया, और दिलीप कुमार जो जिनका बड़ा एक्टर, क्या आप आइए हमारे लिए प्रचार करिए, और दिलीप कुमार के पास ना कहने की गुंजाइश नहीं थी। दिलीप कुमार आए, और जब वो आए, लेकिन वो मुझे याद है कि वो 7 मार्च 1977 को पहुंच गए। तो फुर्सतगंज जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां उन्हें कोई मिला नहीं, कोई ना रिसीव करने वाला, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना कुछ। अब वो बेचारे बड़े परेशान हुए। फिर उसके बाद बाहर निकले और सोचे दिलीप कुमार जैसा आदमी, और उसके बाद वो एक बस में बैठ करके गए और वहां पर जाके उन्हें कांग्रेस का कार्यालय पहुंचे, जिले के कार्यालय में। वहां भी कोई नहीं, किसी ने उनको ठीक से पहचाना भी नहीं। जब उन्होंने अपना परिचय दिया, उनका ने आपको तो कल आना था, 8 मार्च को, एक दिन पहले आ गए। और फिर उसके बाद उनसे शाम को उनको एक सभा में ले जाया गया, लेकिन सभा में लोगों को पता नहीं था कि दिलीप कुमार आ रहे हैं, तो बहुत कम लोग थे। तो दिलीप कुमार ने अपनी किताब में भी उसका उल्लेख किया है। मैंने अपने एक रिपोर्टर की हैसियत से मैंने देखा कि जब राजीव गांधी चुनाव लड़े थे 1989 का और 1991 का, जिसके उसके बीच में उनका निधन हो गया, तो सोनिया गांधी उनका प्रचार करती थी, और वो बड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा लोगों को उत्सुकता होती थी, तो वो जाके कहती थी कि एक शब्द बोलती थी कि पति जी को वोट दीजिए, पति जी को वोट दीजिए। तो उन्हें लगता था कि सोनिया गांधी एक उस समय ज्यादा इस चीज का वो था, लोगों को लगता था कि विदेशी मुल्क की एक महिला आ रही है और हमसे वो हिंदी में वोट मांग रही है और कह रही है पति जी को वोट दीजिए। और इसी तरीके से कुछ उनको खाने पीने का गुड़ और कुछ इस तरह की शक्कर वगैरह ऑफर की जाती थी, जो सोनिया गांधी खा लेती थी, बच्चों को गोद में लेती थी, इस तरह की चीजें करती थी। तो राजीव गांधी की कामयाबी के पीछे जो था वो सोनिया गांधी का बड़ा रोल था, और उस समय भी वो काफी सक्रिय थी। खट्टी मीठी बात मैंने कही थी, तो चलते चलते उसका भी जिक्र करता जाऊं कि जब 1977 में चुनाव हुआ रायबरेली का, और इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण जो थे रायबरेली के थे नहीं, आए, और जैसे लहर होती है, लहर में वो चुनाव जीत गए, इंदिरा गांधी को उन्होंने हरा दिया। तो जब हार गए तो उसकी जो इंदिरा गांधी हार गई तो उसके जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई और राजनारायण देश के जो थे स्वास्थ्य मंत्री बने, हेल्थ मिनिस्टर, और उसके बाद वो रायबरेली गए धन्यवाद देने। अब धन्यवाद स्पीच का उससे सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। और उन्होंने वहां पर ये सब नहीं कहा कि मतदाताओं को धन्यवाद दिया, या उन्होंने ये कहा कि आप रायबरेली वाले आप दिल्ली आइए, मैं आपका काम करूंगा, मेरे घर के दरवाजे आपके खुले, मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले। उनका अलग निराला मनोजी आदमी थे, और ऐसा संवाद किया और उन्हें छूटते कहा कि जब तुमने देवी माँ जैसी इंदिरा गांधी को हरा दिया तो मेरी क्या कदर करोगे, मेरे पास दिल्ली बिल्कुल मत आना, काम लेके कुछ भी मत आना, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा, जब तुमने इंदिरा गांधी को साथ नहीं दिया तो मेरा क्या दोगे। तो ये दिखाता है कि मतदाता और नेता जो होता है उसकी जो एक लॉयल्टी जो होती है, वफादारी होती है, वो कंडीशनल होती है, ट्रांजैक्शनल होती है। बिल्कुल वो इंसान और खुदा के बीच में जो रिश्ता होता है, जिसमें बिल्कुल एक
पूरी तरीके से समर्पित होता है, ये वोटर और उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में नहीं होता है। और इसलिए मैं राजेंद्र नारायण की कदर भी करता हूँ कि राजेंद्र नारायण ने इस चीज को बहुत जल्दी समझ लिया और उसका एक जिक्र भी किया था। जी, अमेठी की बात करें, अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वो गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां मौजूद रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नई जगह है उनके लिए, लेकिन चुनाव उनके लिए ये एक नई चीज़ है। लेकिन वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ऐसा बताती हैं कि प्रियंका गांधी ने अमेठी के चुनाव प्रचार की कमान, ऐसा लगता है, अपने हाथों में ली हुई है। और चुनाव में चेहरा किशोरी लाल जी का है, पर चुनाव ऐसा लग रहा है प्रियंका गांधी लड़नी। क्या ऐसा है जमीन पर वाकई, और क्या इस बार स्मृति ईरानी का चुनाव वाकई बहुत मुश्किल है? देखिए, निश्चित तौर पर गांधी परिवार ने इस बार अमेठी और रायबरेली की सीट को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। प्रतिष्ठा का प्रश्न इस संदर्भ में कि अमेठी और रायबरेली हमेशा से उनकी परंपरागत सीट रही है, लेकिन ये एक दौर था, खासकर 2014 के पहले का ये एक दौर था कि जब अमेठी से गांधी परिवार पर्चा भरता था और उसके बाद वो अलग अलग सीटों पर व्यस्त हो जाता था। वहां पे उसको बहुत ही जमीनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 2014 के चुनाव में वहां पे कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी के एंट्री के बाद अमेठी का पूरा समीकरण बदला। राहुल गांधी जीतते हुए भी 2014 में एक तरह से हार गए, क्योंकि 1 लाख का उनका जीत का अंतर था और उसमें एक विधानसभा में वो पिछड़ गए। और 2019 में परिणाम पूरी तरह से विपरीत रहा। 5 में 4 विधानसभाएं हारे। अमेठी विधानसभा से उनकी जो लीड थी वो महज 240 वोटों की लीड थी, और वो करीब 42 से 44 हजार वोटों से अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो अमेठी अब जो है कांग्रेस परिवार के लिए एक संकटपूर्ण सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए इस बार जब किशोरी लाल शर्मा ने नामांकन किया है तो उसके बाद से गांधी परिवार वहां, खासतौर पर प्रियंका गांधी लगातार कैंप कर रही है और रायबरेली और अमेठी दोनों में सक्रिय हैं। वैसे अमेठी हो या रायबरेली हो, अगर आप बहुत बार हम जो अतीत होते हैं, जो इतिहास के संदर्भ होते हैं, हम उससे वर्तमान के नतीजों को भी कनेक्ट करते हैं। गांधी परिवार के बाहर के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट हमेशा एक मुश्किल रही है। हालांकि 77 में वहां से अपनी राजनीति जब संजय गांधी ने शुरू की थी तो उनको भी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से जो भी गांधी परिवार से आया अमेठी उसके साथ रहा। 98 में वहां पे संजय सिंह जीते थे भाजपा से। ये वो दौर था जब गांधी परिवार पूरी तरह से राजनीति से बाहर था। राजीव गांधी की हत्या के बाद से उस समय प्रियंका और राहुल छोटे थे और सोनिया गांधी की राजनीतिक एंट्री हुई नहीं थी। उन्होंने 98 में एक अंक में बड़ी कांग्रेस की कमान संभाली थी और 99 में उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा था। तो 96 और 98 के चुनाव से रायबरेली से उन्होंने शीला कौल के परिवार को उतारा था, और जो शीला कौल वहां 89 और 91 में रायबरेली से सांसद रही हैं, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, उसी रायबरेली में शीला कौल के बेटे बेटी की जमानत जब्त हो गई थी दोनों चुनावों में। इसी तरह अमेठी में भी कैप्टन सतीश शर्मा अपवाद रहे, वो अमेठी से भी जीते और गांधी परिवार के बाहर, और रायबरेली से भी जीते। नहीं तो 1998 में संजय सिंह भाजपा से जीते थे। तो गांधी परिवार के बाहर के लोग जब अमेठी से लड़ते हैं तो एक मुश्किल स्थिति रहती है। हालांकि इस बार जो सकारात्मक पक्ष गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए वो ये है कि रायबरेली से चूंकि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका इंपैक्ट अमेठी में भी आएगा, और अमेठी में प्रियंका गांधी लगातार मेहनत कर रही हैं। तो किशोरी लाल शर्मा आज की तारीख में उनको चाहे गांधी परिवार के विश्वास पात्र के तौर पे, गांधी परिवार के बाबू के तौर पे, या जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य में पेश किया जाए, लेकिन वो एक ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं अमेठी में, और वो स्मृति ईरानी के लिए एकदम इजी वॉक नहीं है। हालांकि जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो देखिए, अमेठी की जो विधानसभाएं हैं, अमेठी की 3 विधानसभाएं भाजपा ने जीती थी और 2 विधानसभा जो है वो समाजवादी पार्टी के पास थी। और जो 2022 में जो समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा थी, एक अमेठी है और एक गौरीगंज है। गौरीगंज के जो विधायक है राज्यसभा चुनाव में वो अपनी निष्ठा बदल चुके हैं, वो भाजपा के साथ हैं। अमेठी की जो विधायिका हैं गायत्री प्रजापति की पत्नी है महाराजी प्रजापति, उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव में भाजपा का साथ दिया था। गायत्री प्रजापति बुरी तरह से फंसे हुए हैं, ईडी की जांच में हैं, उनके ऊपर तमाम अन्य आपराधिक मुकदमे हैं जिनमें वो जेल में है। अभी बीच में फिर छापा पड़ा था, और महाराजी प्रजापति इस समय स्मृति ईरानी का चुनाव प्रचार कर रही है। तो चुनाव निश्चित तौर पर वहां पर एक अच्छा चुनाव हो रहा है, और स्मृति ईरानी के लिए बहुत आसान चुनाव नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि कांग्रेस केवल किशोरी लाल शर्मा के चेहरे पे या उम्मीदवारी पर वहां पर उसके लिए रास्ता साफ नहीं होने जा रहा है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी केवल लगातार मेहनत कर रही है, वहां से गांधी परिवार से अपनी दुहाई और अपने कनेक्ट को भी बार बार याद दिला रही है।
हालांकि एक बार गांधी परिवार की जड़ वहां से कट चुकी है। राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद अमेठी छोड़ना और फिर सीट बदलना, यह भी एक सवाल स्थानीय स्तर पर गूंज रहा है। एक सीट और जो बहुत चर्चित है अब पूरे देश में, वो सीट है कैसरगंज। बृजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र को इस बार टिकट मिला है, उनको नहीं मिला है। एक ये मतलब ये इस बहुत कुछ दांव पर है, स्टेक्स पर है बृजभूषण शरण सिंह के लिए। और जो उन्होंने इंटरव्यू दिए मीडिया में, उसमें वो इस ओर इशारा करते हुए नजर आते हैं कि ये चुनाव परिणाम ही एक तरह से उनके लिए सभी तरह से दोषों से मुक्ति जैसी एक चीज होगी। एक बयान और उनका चर्चित हुआ, राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आपके नेता कौन है, उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे नेता हैं। योगी जी कौन है फिर, तो उन्होंने फिर दोहराया कि मोदी जी ही मेरे नेता हैं। इस पूरे संदर्भ में जरा वहां की राजनीति को बताएं कि बृजभूषण सिंह के नजरिए से, उनकी राजनीति के नजरिए से क्या क्या दांव पर है, और योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के बीच रिश्तों का इतिहास क्या रहा है। देखिए, जो पहली बात, जो कैसरगंज की जो राजनीतिक जमीन है, देखिए निश्चित तौर पे जो गोंडा और कैसरगंज की जो पॉलिटिक्स है, उसको कम से कम पिछले 1.5 दशक से उसको कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह उसकी कमान थामते आ रहे हैं। बृजभूषण सिंह वहां से ये लगातार सांसद रहे हैं। इसके पहले वो दूसरी पार्टी से जीते थे, 2014 और 2019 वो भाजपा से जीते थे। तो असली स्थिति यह है कि कैसरगंज में उनका अपना दबदबा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वो उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कैसरगंज में उनका अपना राजनीतिक साम्राज्य है, चाहे आर्थिक साम्राज्य है, जो सामाजिक समीकरण है, वो बहुत से ऐसे वजहें हैं जो वहां की राजनीति को प्रभावित करती है। तो कैसरगंज में फिलहाल कैसरगंज में चाहे बृजभूषण लड़ रहे हो, चाहे उनका बेटा लड़ रहे हो, गंगाधरी शक्तिमान है वाली स्थिति है। वो एक तरह से उम्मीदवारी बृजभूषण की ही है। चूंकि ये चुनाव उनका टिकट कटा है और एक राष्ट्रीय स्तर पर वो पहलवानों के यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दे में फंसे हुए हैं, जो वहां की जो कैसरगंज की राजनीतिक जमीन से अधिक जो कुश्ती की राजनीति है, उसमें जो जिस भंवर में फंसे हुए हैं, वो भी उनके सामने एक संकट है। तो एक लगातार वो एक इमोशनल अपील के जरिए, एक कनेक्ट के जरिए वहां पर अपनी जो वहां अपना समर्थक वर्ग है, उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव हमारे अस्तित्व का चुनाव है। इसके नतीजे हमारे जो व्यापक संदर्भ में जो दूसरे परिप्रेक्ष्य है, चाहे कुश्ती की राजनीति है, या जो अन्य तरह की हमारी पहचान है, उस पहचान को भी कहीं न कहीं प्रभावित करेगी। तो इसलिए वो एक इमोशनल कार्ड खोलने की कोशिश की जा रही है। बाकी कैसरगंज में फिलहाल जो वहां के समीकरण हैं, जो उसके हिसाब से कैसरगंज में कोई बहुत मुश्किल जमीन बृजभूषण सिंह के लिए इस बार भी नहीं लग रही है। पिछली बार भी एक उन्होंने मजबूत जीत दर्ज कर ली थी। जहां दूसरा जो आपने प्रश्न उठाया है, जो योगी आदित्यनाथ के समीकरण का, तो देखिए, अगर आप जो बृजभूषण सिंह की राजनीतिक जो यात्रा है उसको देखिए, और अगर योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा है, तो उसमें लगभग 7 से 8 साल का अंतर है। बृजभूषण सिंह संसद में पहली बार 91 में पहुंचे थे, और उसके बाद से टाडा में फंसे 96 में उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया, और कमोबेश उसी के समय 96-98 के आसपास योगी आदित्यनाथ की भी राजनीति में एंट्री हुई। अब बृजभूषण सिंह न केवल कैसरगंज बल्कि गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अयोध्या के आसपास की जो राजनीतिक जमीन है, उसमें भी कहीं न कहीं अपना हस्तक्षेप करते रहे और लगातार उन्होंने अपना विस्तार किया। ठीक उसी समय योगी आदित्यनाथ का उभार हुआ, और योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के साथ साथ उन्होंने पूर्वांचल की राजनीति में अपना दखल बढ़ाया। और आप देखिए कि 2009 और 12-14 तक आते आते हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर, अपने बयानों के तौर पर वो उनका जो राजनीतिक विस्तार है वो लगातार होता गया है। इसके बाद वो 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद उनका जो राजनीतिक विस्तार है, उनका जो ऑरा है, या उनकी जो लोकप्रियता है, उसका जो स्वरूप है, वो चाहे उनके फैसलों की वजह से हो, या उनके हिंदुत्ववादी छवि की वजह से हो, चाहे वो बहुत से हार्ड कोर विषयों की डिलीवरी की वजह से है, वो लगातार कद बढ़ता गया है। तो ये जो यहाँ पे लड़ाई है, वो योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण सिंह के बीच में कोई बड़ी सीधी लड़ाई ना हो कि वो एक समानांतर विस्तार की, या अपने आप को समानांतर कद या महत्वाकांक्षा की ही लड़ाई कहीं काफी हद तक है। और उनको लगता है जो एक ईगो है, जो अपना बृजभूषण सिंह का अपना ईगो है, कि जो हमारी राजनीतिक पूंजी रही है, जो हमारा राजनीतिक विस्तार रहा है, वो साथ साथ चलते हुए योगी आदित्यनाथ का कद बहुत ऊपर जा चुका है। बृजभूषण सिंह अपने कुछ 2-4-6 सीटों के दायरे में फंसे हुए हैं। कुश्ती की राजनीति में उन्होंने अपने आप को जरूर स्थापित किया है, लेकिन जो जन राजनीति है उसमें उनका दायरा बड़ा सीमित है।
तो उनका अपना एक ईगो है चूंकि यह भी इसके साथ भी काट सकते हैं कि जो कैसरगंज का जो क्षेत्र है वहां पे ब्रजभूषण सिंह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो किसी भी अगर वो भाजपा के जगह किसी और दल से लड़ते, किसी और पार्टी के टिकट से लड़ते, तो भी वो वहां की राजनीति को ठीक से प्रभावित करने या परिणामों की दिशा तय करने में वो सक्षम थे। तो ये कुल मिला के ये उसी ईगो की लड़ाई है। ये पहले भी देखने में आया है, लगातार वो प्रशासन पर सवाल उठाते रहे हैं, वहां पे जो जिला अधिकारी या अन्य अधिकारी तैनात रहे हैं उनको लेकर सवाल उठाते रहे, तो अपने तरीके से वो एक हमला लगातार परोक्ष तौर पर करने की कोशिश करते रहे। लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा बड़ा हार्डकोर फैक्टर नहीं है, ये मोटे तौर पे एक ईगो की लड़ाई है और ये दिखाने की कि मैं यहाँ जो हम ब्रह्मास्म का है कि मैं अकेला चलो और इस पूरे क्षेत्र में मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, वो एक उसी मैसेजिंग की कवायद है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम शंकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे। आपको आपकी चुनावी कवरेज के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। तो अब बिहार की बात करते हैं। इस 5वें चरण में 5 सीटों पर वहां वोटिंग है। हाजीपुर और सारण की चर्चा ज्यादा है। बिहार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संतोष सिंह, सीनियर असिस्टेंट एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। आप उन्हें नेता नगरी पर अक्सर सुनते रहे हैं। संतोष जी, सीटों पर बात करेंगे, पर पहले एक तस्वीर की बड़ी चर्चा है, वीडियो की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नीतीश के हाथ में कमल के फूल का निशान है। इस वीडियो का परसेप्शन पे थोड़ा सा बात करें जनता में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं बड़ा सम्मान करता हूं नीतीश जी का, लेकिन अब उनका ज़माना चला गया है। कई लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि उनकी स्वयं की पार्टी है, पर उस दिन कमल का फूल हाथ में लेकर के वो प्रचार करते हुए ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। क्या ये परसेप्शन गया है क्या आम लोगों में? नहीं, मुझे आम लोगों को पता तो नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन गया है, जरूर है। आप खास करके नीतीश कुमार की जर्नी को अगर ट्रैक करेंगे, खास करके 2010 अगर आपको याद होगा, जबकि डिनर कैंसिलेशन हो गया था, इसी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में आए थे, सारे नेताओं को बुलाया था और वो डिनर कैंसिल हो गया था। और उसके कारण से एक तरह से एक लकीर, बहुत बड़ी लकीर खींच गई थी। फिर हम लोगों को लग रहा था कि बाद में 10 के अंत में, साल के अंत में चुनाव होगा कि नहीं होगा। और फिर जब 13 में अलग होते हैं, एंटी नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स के न्यूक्लियस एक तरह से नीतीश कुमार बनते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक इमेज गया, एक छवि नीतीश कुमार को गई। 14 में वो अकेले लड़े, अलग बात है, 2 सीटें आई, फिर आरजेडी से गठबंधन किया, 17 में वापस आए, फिर 22 में निकले, फिर 24 में वापस आए। तो एक तरह से और एक और इमेज है, जैसे कि आप बहुत पहले वाराणसी में मिले थे तो कमर के नीचे तक पूरा झुक गए थे, उस तस्वीर की भी काफी चर्चा हुई थी। तो ये तस्वीर थी, मैं इस तस्वीर का खुद गवाह हूं, पटना के रोड शो का है, जिसमें नीतीश कुमार कांपती आंखों से वो कमल का जो सिंबल है वो पकड़ते हैं, वो कांप रहा है। जो आदमी ये कहा करता था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, आरएसएस की आइडियोलॉजी के काफी के खिलाफ रहते थे, उसकी चर्चा बराबर किया करते थे। और हुंकार रैली जब हुई थी 2013 में, तो वो कहते थे ये हुंकार क्या है, हुंकार से अहंकार टपकता है। तो एक तरह से दोनों की पॉलिटिक्स का एक फुल सर्किल है, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का भी फुल सर्किल है, नीतीश कुमार के खास के उनके जो रिश्ते हैं उसको लेकर के, और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का तो फुल सर्किल है ही। एक व्यक्ति जो एंटी नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स का पूरे कंट्री में माना जाता था कि न्यूक्लियस हो सकता है, उस आदमी ने किस तरह से घुटने टेक दिए हैं। और वो एक बेचारगी की तस्वीर थी, पॉलिटिकल बेचारगी की तस्वीर थी। जरूर ये परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन में काफी गया है, चर्चा भी बहुत हुई है, गाये बगाए है, पब्लिक भी इसकी चर्चा कर ही रहे होंगे। और नीतीश कुमार के फ्लिप फ्लॉप की चर्चा तो सब जगह करते हैं लोग, जहां बैठिए चौक चौराहे पर। मैं परसों सारण में था, तो सारण में बैठा हुआ था, एक मुस्लिम इलाके में बैठा हुआ था, तो बोलते थे कि नीतीश कुमार के देखिए बिजली अभी दिन में भी जल रहा है, बल्ब जला छोड़ देते हैं हम लोग कि दे दिखाने के लिए, देखिए बिजली यहाँ लगातार आती है, सब कुछ नीतीश जी में ठीक है, बस ये इधर उधर जो करते रहते यही ठीक नहीं है। तो वो इसकी चर्चा तो है ही, होती ही रहेगी। कितना इसका पॉलिटिकल लॉस होगा, नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, एक पॉलिटिक्स की वो नीतीश कुमार के एल्बम में रखी जाने वाली अच्छी तस्वीर तो नहीं है वो। जी, बिहार में विपक्ष की जो रणनीति और सक्रियता है, उस पर भी मैं एक आपसे कमेंट चाहता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि
इंडिया अलायंस ने बिहार में अपने बड़े चेहरों को उतनी ज़्यादा सक्रियता के साथ चुनाव प्रचार में उतारा नहीं और ज़्यादातर दारोमदार तेजस्वी यादव के कंधों पर छोड़ दिया है। निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि अकेले तेजस्वी के कंधों पर छोड़ दिया। राहुल जी कितनी बार आए, प्रियंका जी कब आई, खड़गे साहब कितनी बार आए और कांग्रेस के नेता कितनी बार आए। तो ये पूरी तरह से बिहार के सेंस में नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव का चुनाव है। इतनी सभाएं उन्होंने की है कि इस छोटी सी उम्र में 33-34 साल की उम्र में उनको कमर का बेल्ट लग जाता है, बैठने में तकलीफ होती है क्योंकि टायरलेसली लगातार कम कर रहे हैं। और उनकी सभाओं का जो आप भीड़ देखेंगे, जो क्राउड का एक जो कनेक्ट होता है वो आप देखेंगे, रोर होता है क्राउड का, क्या वोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो फिर भी अकेले इस लड़के ने काफी टक्कर दी है, खास करके जॉब वाले थीम को लेकर के जो इसको जो क्राउड मिलता है और जैसे ये लाइन बोलता है अरे चाचा तो पलट गए, ये बराबर मतलब इसके पहले भी जो यात्रा कर रहे थे उसमें भी बोल रहे थे और इनके जो स्विच ओवर की बात करते रहते हैं और जॉब के बारे में बात करते रहते हैं। तो ये मेरा थीम है, कहते हैं कि ये हमने कहा था सबसे पहले कि 10 लाख नौकरी कहां से लाओगे। तो स्ट्रेटजी के हिसाब से, इंडिया ब्लॉक के हिसाब से निश्चित रूप से कमजोरी है। कांग्रेस के बड़े नेता भी यहीं शरीक नहीं हो रहे हैं, तो अकेले कंधों पर भार। मैं ये कह रहा हूं कि उसके बावजूद भी दे आर पुटिंग अप ए वेरी ब्रेव फाइट और नेक टू नेक, मतलब बहुत सारी सीटें हैं, 40 सीटों में 25 सीटें ऐसी होगी हम लोग फील्ड में जाकर के भी नहीं कह सकते हैं कि कौन सा एनडीए जीत रहा है हैंड्स डाउन या इंडिया ब्लॉक जीत रहा है हैंड्स डाउन, या कितनी टक्कर है, हाउ क्लोज इज द फाइट, ये हम नहीं बता सकते। जी कुलदीप जी, सारण सीट के बारे में बताएं। वहां 4 बार लालू प्रसाद यादव वहां से सांसद रहे, 4 बार राजीव प्रताप रूडी रहे, इस बार रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ रही हैं। वहां के समीकरण क्या इस बार ऐसे हैं कि रोहिणी आचार्य वो 4-4 का जो स्कोर है उसमें बढ़त ले सकती हैं आरजेडी की ओर से? देखिए, सारण बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। 2009 के पहले छपरा के नाम से जाना जाता था, डिलिमिटेशन के बाद सारण के नाम से जाना जाता है। लालू जी ने 1977 में 29 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के जेपी मूवमेंट के उभार के बाद नेता बने और संसद में वो पहुंचे। उसके बाद वो जीते, 99 में जीते, उसके बाद फिर लास्ट में वो 2009 में जीतते हैं। राजीव प्रताप रूडी को हराया भी उन्होंने। रूडी जी ने कभी लालू जी को वहां से नहीं हराया। 4 बार सांसद जरूर है, 2 बार तो अभी हाल में ही रहे। हाँ, राबड़ी देवी को हराया 2014 में। तो 4-4 का स्कोर लाइन है। और सारण एक ऐसा सीट है कुलदीप जिसको कि यदुवंशी वर्सेस रघुवंशी बोला जाता है। इट्स यादव वर्सेस राजपूत, एकदम दोनों का ऑलमोस्ट इवन पॉपुलेशन है। उसके बाद मुस्लिम पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है और ईबीसी भी है, दलित है और थोड़े से नन यादव ओबीसी भी हैं। तो वो सोशल कैलकुलेशन है। रोहिणी का क्या, मुझे लगता है कि मैं 2 बार गया, अभी कल गया, परसों गया। अब जो लास्ट में मोमेंटम जो होता है, जो पब्लिक संपर्क होता है, अब जो आप जो कहते हैं कि स्लॉग ओवर्स में जो बैटिंग करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे पिछड़ी हुई नजर आई, थोड़ी थकी हुई नजर आई, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले से यहाँ ऑलरेडी, हो सकता है एक कारण है कि कैंपेन कर रहे हो, बहुत सारे कुछ एरिया इनसे छूट गए थे, आना था उनको। मैं एक जगह है अमनौर में, मकेर में था, कुछ लोगों के साथ, मुस्लिम इलाका है, वहां बैठा हुआ था, लोगों घाट पर बैठा हुआ था। कुछ लोग घोड़े लेके आए, तो मैंने पूछा घोड़े क्यों लाए हो? कहा कि नहीं, घोड़े हम लोग तो किराए पे लाए हैं और इसको अगल बगल गांव में दौड़ाएंगे तो कुछ लोग, पब्लिक आएगी। जैसे नेता आते हैं तो हेलीकॉप्टर दौड़ाते हैं तो पब्लिक जुटती है, हम लोग यहाँ घोड़ा दौड़ाते हैं। तो वो घोड़े दौड़ाने के गए, फिर तुरंत 10 मिनट के बाद खबर आती है कि रोहिणी जी का आज का सारा कार्यक्रम रद्द। अब देखिए, आप उसमें लगा कि मुझे एज ए जर्नलिस्ट लगा कि आज मैं क्या करूं, या तो पब्लिक से बात करके कंस्टिट्यूंसी प्रोफाइल तो कर ही सकता हूं। फिर मैं आकर के, अलग बात है, मीसा भारती का मैंने पटलिपुत्रा में किया। नेक्स्ट डे फिर गया, उस दिन का कोई कार्यक्रम नहीं था। फिर 2:30 बजे सिर्फ एक रैली थी जिसमें तेजस्वी का आया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हौसी जो मोमेंटम जो बनाया था राजीव प्रताप रूडी के अगेंस्ट में, थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी की लास्ट में कमी मुझे नजर आ रही है। उनसे मैं बेटर प्लेस, दोनों सिस्टर्स में मैं मानूंगा मीसा भारती मुझे बेटर प्लेस्ड लग रही है रोहिणी आचार्य से आज के डेट में।
ठीक है, किडनी वाली बेटी का टैग उनको लगा हुआ है, एक सिंपैथी है और लगता है कि लालू फैमिली से कोई है तो बने। वो बात तो 14 में थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फाइट तो क्लोज होगा ही, ऐसा नहीं है कि वहां हैंड्स ऑन विक्ट्री है राजीव प्रताप रूडी को। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा थोड़ी सी बढ़त मैं राजीव प्रताप रूडी को ही दूंगा। मुझे जो एक गट सेंस है, मैं कोई स्टेटमेंट पास नहीं कर रहा हूं, मेरे सिंपल साइज बहुत छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मीसा इज बेटर प्लेस्ड देन रोहिणी। ठीक है, हाजीपुर सीट का हाल और बताएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में ग्लू हैं। बनारस में नामांकन हुआ तो दोनों ही लोग पहुंचे, भले ही चाचा भतीजा में नहीं बनती हो। हाजीपुर में प्रधानमंत्री चिराग पासवान का प्रचार करने पहुंचे, कोई दिक्कत है? चिराग पासवान को हाजीपुर पे नजर होनी तो नहीं चाहिए? नहीं, दिक्कत होना चाहिए। देखिए, ये ऐसी सीट है ना, 8 बार इसको रिप्रेजेंट किया है। 2 बार यहां से रामविलास पासवान सिर्फ हारे हैं, एक तो 84 वाला बैटल था, एक 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास से हार गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का एक तरह से वो क्लाइमैक्स था 2009। वो उसमें तो लगता था कि कोई नीतीश कुमार के सामने टिक नहीं सकता है। अब क्या है कि अब देखिए होता क्या है ना कि आरजेडी की पॉलिटिक्स के साथ ये थाली में सोशल कॉम्बिनेशन लेके बैठ जाते हैं। तो लोग पूछता है थाली में क्या क्या है, एमओआई प्लस व्हाट, एमओआई के अलावा आपके पास क्या है और कितना है और ये क्या सफिशिएंट है। तो ठीक है, एक इस इलेक्शन में अंतर यही है कि तेजस्वी ने यूथ को तोड़ा है, जो कंस्टिट्यूएंसी मिलेनियल चाइल्ड या उसके पहले वाला, जिसको कि उसको ऐड किया है, उसको मैं बोलता हूं कि जातीय समीकरण से ऊपर उन्होंने थोड़ा सा लगता है कि ऐड करते नजर आ रहे हैं। उसमें कुछ उहापोह में है कि अभी देने से तेजस्वी को क्या फायदा है, मैं भी विधानसभा में देंगे, अभी तो इंडिया ब्लॉक बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, कंफ्यूजन उनके माइंड में क्रिएट कर दिया है, क्योंकि देखा कि अब बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि बिहार के गांव में पॉलिटेक्निक करके बीएड करके बैठे हुए थे, उनको नौकरियां मिली है, तो वो क्रेडिट तेजस्वी को दे रहे हैं। तो उसके कारण भी भीड़ जुड़ती है। हाजीपुर में भी हमको लगता है राजा पाकड़ एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी सेगमेंट है, वहां हुआ तो वहां जो लोकल आदमी है उनके शिवचंद्र राम, तो अच्छी खासी भीड़ जुटाई उसमें। लेकिन चिराग को निश्चित रूप से अच्छे मार्जिन से चिराग को जीतना चाहिए, इसलिए जीतना चाहिए कि चिराग ने ऐसा नहीं है कि तुरंत आए कंस्टिट्यूंसी में, पिता की मृत्यु के बाद वो अनवरत कंस्टिट्यूएंसी में बिहार में सब जगह घूम रहे हैं। और आप इसी से पता चलता है चिराग का इंपॉर्टेंस, रिजल्ट जो भी मैं नहीं जानता हूं, कि एक कंस्टिट्यूएंसी में दिखाई दिया, उनके चाचा जी दिखाई नहीं दिए। वो इन्होंने एक दलित पॉलिटिक्स को एक तरह से बाइफरकेट करने की कोशिश की कि एक पासवान की पॉलिटिक्स को खत्म कर दो और अपना जो पासवान होगा उसको हम लोग इनकरेज करेंगे, बीजेपी ने। और उस समय तो उन्होंने तरजीह दी थी चाचा को, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कभी भी चिराग पासवान ने नहीं प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में, ना बीजेपी के एज सच बोला। और एक बहुत बड़ा मूविंग लेटर प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं रामविलास पासवान की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी में। वहीं से एक पॉलिटिक्स का यू टर्न शुरू हो जाता है, फिर से लगता है कि एनडीए एलजेपी की तरफ, एलजेपी आर की तरफ, रामविलास की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। अब बाद में वही सच होता है और इन्हीं को तरजीह दिया जाता है, भले ही एक सीट पिछले चुनाव से कम दिया गया है। लेकिन एक सोशल समीकरण भी ऐसा है, ऐसा अपील भी चिराग का इस तरह से है कि मुझे लगता है कि एक सीट जहां मुझे लगता है कि ठीक ठाक हैंडसम मार्जिन से जीतेंगे तो वो हाजीपुर सीट होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष जी, हमारे साथ पटना से जुड़े हुए थे। तो राजनीति के बारे में सबसे आकर्षक बात यह है कि यहाँ नेवर से नो का सिद्धांत कभी भी एक्सपायर नहीं होता। जो कुछ भी आपकी कल्पना के दायरे में है वो यहाँ हकीकत बन सकता है। देखते रहिए नेता नगरी। नमस्कार, कुलदीप के साथ रहे आप।